फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स एक्ट करती है, हमने उस फोर्स का फार्मूला जो डिराइव किया था, अगर आपको याद हो पूरा, एक करंट कैरिंग कंडक्टर था, उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर एन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम थे। तो टोटल चार्ज इन द कंडक्टर इन द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, अगर आप लोगों को ये थोड़ी सी डायग्राम याद हो तो हमने एक डायग्राम पढ़ी थी जिसमें हमने ना ये एक कंडक्टर रखा था। अब ये कंडक्टर को हमने बच्चों क्या अप्लाई की थी, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की थी, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो डायरेक्टेड ऐसे वर्टिकली अपवर्ड इसके ऊपर आ रही थी। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने अप्लाई की है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर की जो लेंथ है ये एल है। तो इसका जो वॉल्यूम था वो ए एल था, और इसके अंदर बच्चों एन नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट थे। इस तरह से एन नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद थे, और इसमें से जो करंट पास कर रहा था उस करंट की डायरेक्शन कुछ यूं थी। इस कंडक्टर में से जिसकी लेंथ एल है, इसमें से करंट पास कर रहा है इस डायरेक्शन। तो अब जब ये करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, इसका मतलब चार्जेस की भी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन के अलोंग है। अब चार्जेस की वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट है, और मैग्नेटिक फील्ड हमने उनको उनकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अप्लाई कर दी है। वेलोसिटी उनकी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड उनको परपेंडिकुलर अप्लाई कर दी है। तो बच्चों इन चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लगती है वो कितनी होती है। जो चार्ज होता है हर इसके अंदर, हर चार्ज के ऊपर कोई ना कोई मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगी ना। उस मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला हमने निकालना है। उसकी डेरिवेशन में आपने बुक में एक लाइन पढ़ी थी कि इस पूरे कंडक्टर में, यहाँ से एमसीक्यू के हवाले से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो एक तो ये बनता है कि इस पूरे कंडक्टर के वॉल्यूम में, वॉल्यूम जो है इस पूरे कंडक्टर का, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज ए एल। ठीक है जी। और इस पूरे वॉल्यूम में, और जो एन को मैं कहता हूं जी, एन बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम कह देते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम। ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम है। अगर हर चार्ज के ऊपर चार्ज की वैल्यू क्यू हो तो एन क्यू ए एल, ये ए एल से मुराद पूरे वॉल्यूम में एन नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद हैं। इस एन क्यू ए एल का नाम होता है टोटल चार्ज इन द कंडक्टर। इसको क्या बोलते हैं, टोटल चार्ज इन द कंडक्टर। तो ये याद रखिएगा, जिस कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है बेसिकली उसको जो टोटल चार्ज उसमें है वो एन क्यू ए एल है। और जब हम करंट की बात करते हैं तो आई इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम होता है। अब टोटल चार्ज है एन क्यू ए एल, और जो टाइम होता है आपको पता है ये डिस्टेंस ओवर स्पीड होता है। डिस्टेंस तो यहाँ पे एल है और स्पीड वी है, तो ये एल एल से कट जाता है। तो इसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है उसका फार्मूला एन क्यू ए इंटू वी होता है। तो याद रखिएगा बच्चों, ये एमसीक्यूज में आप लोगों से पॉइंट पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों को ये एमसीक्यूज के हवाले से लाजमी आने चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद करंट हो गया जी इसमें एन क्यू ए वी, और जो पूरे कंडक्टर के ऊपर, जो पूरे कंडक्टर में हर चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है, एक फोर्स है, उसका मैं फार्मूला लिखता हूं बच्चों, एफ इज इक्वल टू एन क्यू ए एल और वी क्रॉस बी। ये फार्मूला मैंने लिखा फोर्स का। ये जो फोर्स का बच्चों फार्मूला होता है, ये पूरे कंडक्टर के ऊपर तमाम एन नंबर ऑफ चार्जेस जो पूरे वॉल्यूम में मौजूद हैं उन तमाम चार्जेस की फोर्स होती है। मगर अगर मैं एक सिंगल चार्ज की फोर्स की बात करूं तो एक सिंगल चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट करती है वो जस्ट क्यू पी क्रॉस बी होती है। अब इन दोनों में फर्क आपको पता होना चाहिए। ये जो फार्मूला है ये यूज होता है फोर्स ऑन ऑल द चार्ज कैरियर्स या ऑन ऑल द चार्जेस इन द कंडक्टर। जितने भी कंडक्टर में चार्जेस मौजूद हैं उन तमाम चार्जेस के ऊपर एक्ट करने वाली ये फोर्स। जबकि ये जो फोर्स होती है बच्चों, ये फोर्स ऑन आ चार्ज, ठीक है जी, ये फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर वाली भी मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड में ही आना है। तो जो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है उसके ऊपर एक्ट करने वाली, ये एक चार्ज के ऊपर एक्ट करने वाली फोर्स है, जबकि ये तमाम चार्जेस के ऊपर एक्ट करने वाली फोर्स। ये बातें थी जो कि आप लोगों ने अपनी रेगुलर एफएससीओ के अंदर पढ़ी हुई हैं।
फिर हम इसका जो फाइनल फार्मूला है वो यही निकाल लेते हैं कि F इज इक्वल टू क्यू और यहाँ पे आता है V क्रॉस B। और इसकी जो डायरेक्शन होती है, इस फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हम राइट हैंड रूल के तहत मालूम करते हैं। अब देखिए ये हमारा राइट हैंड है, इस रूल को बस एक बार समझ लीजिएगा। हमारे इस फार्मूले में अगर तो प्रोटॉन होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो आंसर होगा पॉजिटिव ई वी क्रॉस बी। और अगर ये फोर्स हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो फिर आंसर होगा माइनस ई वी क्रॉस बी। अब जो रूल है ना राइट हैंड रूल, ये तो हम हमेशा ये वाला जो रूल लगा रहे हैं ये तो हम हमेशा पॉजिटिव चार्ज के लिए लगा रहे हैं। तो अगर हमें नेगेटिव चार्ज के लिए लगाना पड़े तो बच्चों नेगेटिव चार्ज के लिए हम इसको बजाय ये कि कंफ्यूज करें ज़्यादा, आप इतनी सी बात सिर्फ अपने जहनों में रख लें कि जब हमने नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स निकालनी है ना, जो भी नेगेटिव चार्ज है तो आप पहले उसको पॉजिटिव कंसीडर कर लें, पॉजिटिव के लिहाज से फोर्स निकाल लें, जो उसका आंसर है उसका उल्ट कर लेंगे वो नेगेटिव चार्ज की फोर्स होगी, बात खत्म। आपको ज़्यादा डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें जिस तरह से लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये एक पॉजिटिव चार्ज है और वेलोसिटी v के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ ये है, ये ब्लू वाले एरोस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं और ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। देखें रूल राइट हैंड रूल ये कहता है कि अपने राइट हैंड की उंगलियों को वेलोसिटी की डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है, राइट हैंड की उंगलियों को वेलोसिटी की डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उन्हीं उंगलियों को फिर रोटेट कर लेना है। तो आपका जो थंब होगा बच्चों वो फोर्स को शो करेगा, बात खत्म। अब देखें ये कितनी आसान बात है। देखें इस वक्त अगर आप देखें इसके ऊपर मैं रूल अप्लाई करने की बात करूं तो देखें ये पार्टिकल इधर को आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। अब देखें मैग्नेटिक फील्ड, मजे की बात देखें तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर को है। अब जो रूल हम अप्लाई कर रहे हैं वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, ठीक है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर आ रही है ऐसे। अब उंगलियों को मोड़ लें मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, इन्हीं उंगलियों को, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर को है, ये देखें तो आपका अंगूठा ऊपर को जा रहा है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स अपवर्ड लग रही है, देखें पॉजिटिव चार्ज ऊपर को डिफ्लेक्ट होगा। और अगर यही चार्ज नेगेटिव होगा तो अगर पॉजिटिव के लिए फोर्स अप लग रही है तो नेगेटिव के लिए फोर्स क्या लगेगी, डाउन लगेगी। इस लिहाज से बच्चों आप लोगों ने फोर्स की डायरेक्शन मालूम कर, इसके अलावा आपको किसी पंगे में जाने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा, बच्चे कहते हैं सर हम पहचान, ओ भाई सबसे बड़ी पहचान तुम्हारे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो राइट हैंड रूल फॉर क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट आ गया उसकी तो टेंशन ही खत्म होगी ना। अपने राइट हैंड की उंगलियों को पहले वेक्टर की डायरेक्शन में स्ट्रेच करें, दूसरे की डायरेक्शन में रोटेट करें थ्रू स्मॉलर एंगल, तो आपका अंगूठा फोर्स को शो कर देगा। सिंपल इज दैट, बस आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखें जिस तरह से मैं आप लोगों को अभी डिफरेंट किस्म के एमसीक्यूज आगे जाके दूंगा उसमें भी आप देखेंगे भी। अब यहीं पर हम राइट हैंड रूल को एक बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। जब हम चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो याद रखिएगा चार्ज टू मास रेशियो जिसको हम E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। पहली बात तो याद रखें बच्चों ये जो E/m होता है इट इज ऑल्सो, इसके जो यूनिट होते हैं कूलम्ब पर किलोग्राम होता है। क्या यूनिट होता है इसका, ऐसा यूनिट कूलम्ब पर केजी। और अगर बेस यूनिट की बात करें तो कूलम्ब होता है एम्पेयर सेकंड पर किलोग्राम, दैट इज इट्स एसआई बेस यूनिट। फिर E/m का एक और नाम होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। अच्छा इसका नाम क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज इसका नाम होता है। अच्छा पहले हम इसके फार्मूलाज निकालते हैं फिर इसके रिलेटेड एमसीक्यूज भी करेंगे। इलेक्ट्रॉन की E/m कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये एक डायग्राम बनाई गई है। ये डायग्राम को जरा समझना बड़ा जरूरी है कि बच्चे डायग्राम अगर समझ जाएंगे आप तो आपको राइट हैंड रूल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप बहुत आसानी से किसी भी मूविंग चार्ज के ऊपर एक्ट करने वाली फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत से ये तलाश की कि मैं कह रहा था कि यार इस डायग्राम फिगर में तो मैं अपना राइट हैंड कहाँ से लेके आऊँगा। तो ये देखें मैंने एक आपके पास ब्यूटीफुल हैंड इस वक्त आपके सामने रख दिया, ठीक है, डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट एंगल्स के ऊपर ये राइट हैंड है आपके सामने, ठीक है, इस एंगल के ऊपर ये एंगल, ये एंगल। अब हमें जो जिस डायरेक्शन में चाहिए होगा राइट हैंड हम उसी के लिहाज से बात कर लेंगे। अब इसमें तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी फिंगर्स होंगी वो सबसे पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन में स्ट्रेच होंगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, फिर उन्हीं को आपने रोटेट कर लिया करना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और आपका अंगूठा किसको शो किया करेगा, फोर्स को शो किया। बस इस बात को अगर आप अपने जहन में रख लेंगे तो देखें हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। इस वक्त सबसे पहले जो नोट करने वाली बात है कि हमारे पास जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज बच्चों लेट्स सपोज इस मैग्नेटिक फील्ड में इस पाथ के थ्रू यहाँ से एंटर हुआ था। ये नेगेटिव चार्ज जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ तो बच्चों इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करनी है। ये एफ के नीचे मैं लिख रहा हूँ, इसे मुराद मैग्नेटिक फोर्स।
इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है। अब ये मैग्नेटिक फोर्स आप लोग देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पे डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। क्या एक्ट कर रही है? डाउनवर्ड। अब ये डाउनवर्ड कैसे एक्ट कर रही है? देखें, चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है बच्चों वो इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, ये बी इनसे मुराद है मैग्नेटिक फील्ड इनटू पेज है। ओके, अब आप चुप करके देखें, इस वक्त वेलोसिटी किधर को है? इधर को। अपने राइट हैंड की उंगलियों को आपने इधर को करना है। अब इस डायरेक्शन में हमारे पास कौन सी डायग्राम आ रही है? मैं उस डायग्राम को उठाता हूं कि ये देखें, ये देखें। अगर आप यहाँ पे अब गौर से देखें, इस वक्त मैं ये डायग्राम को अगर उठा के इस पोजीशन पे ला के रखता हूँ, ठीक है, तो अब आप गौर से देखिएगा, आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। ये बाकी चीजें जरा मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। अच्छा, अब देखें, वेलोसिटी जो है बच्चों उसकी डायरेक्शन इधर है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, आप इन्हीं उंगलियों को आप करके देखें अप्लाई, इन्हीं उंगलियों को अब नीचे को ले जाएं, तो आपका अंगूठा ऊपर को होगा। इसका मतलब ये तो फोर्स पॉजिटिव चार्ज के लिए होगी, मगर आपका ये चार्ज क्या है? नेगेटिव है। इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये फोर्स किधर को एक्ट करेगी? डाउनवर्ड एक्ट करेगी। इसलिए हमने बुक में इस मैग्नेटिक फोर्स को डाउनवर्ड बनाया। अच्छा, अब हम राइट हैंड रूल अगर इधर अप्लाई करना है इस वक्त, क्योंकि वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल, जब कोई भी पार्टिकल सर्कल में मूव करता है उसकी वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होती है। अच्छा, इस पॉइंट पे राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं अब क्रॉस प्रोडक्ट का। अब देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, इधर है वेलोसिटी की डायरेक्शन। आप क्या काम करें, इस हैंड को हम पकड़ते हैं ऐसे, ये हम अभी इधर लगाएंगे रूल, ये यहाँ पे देखें, अब वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, है? ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अब मैग्नेटिक फील्ड है नीचे को, आप इन्हीं उंगलियों को नीचे को रोटेट कर लें, तो आपका अंगूठा इधर को आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स इधर है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स किधर को होगी? नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स अंदर को होगी। तो लो जी बच्चों, इस पॉइंट के ऊपर भी मैग्नेटिक फोर्स इधर को लगी। अच्छा, अब अगर मैं यही राइट हैंड रूल अप्लाई करना है, अब हमारे पास राइट हैंड रूल अप्लाई करने के लिए ये पॉइंट है। अब देखें, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, इन्हीं उंगलियों को नीचे को रोटेट कर लेंगे, ऐसे ही उंगलियों को नीचे को रोटेट कर लें, तो आपका ये जो अंगूठा है पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स को शो करे, तो नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स जो होगी वो इनवर्ट होगी। तो अब देखिए इस पॉइंट पर जो नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है वो इनवर्ट लग रही है। इसी तरह अगर इस पॉइंट पर आपने देखना है, तो ये लो बच्चों, इस पॉइंट के लिए हम ये वाला राइट हैंड उठाते हैं, ठीक है। और देखें, जब हम अब यहाँ पे राइट हैंड उठाएंगे तो वही बात, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, अंदर को रोटेट करें उंगलियों को यहाँ पे, और जो फोर्स है पॉजिटिव चार्ज के लिए ये फोर्स ऐसे बाहर को लग रही है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए यही फोर्स किधर को हो जाएगी? अंदर को हो जाएगी। और देखें ये पार्टिकल के ऊपर फोर्स इधर को लगी। अच्छा, अब ये पॉइंट की बात रहेगी, तो लो जी बच्चों, इस पॉइंट के लिए हम ये वाले हाथ को उठाते हैं, वाह, ये यहाँ पर ले आओ। अब देखो वेलोसिटी ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे को होगी, ये अंगूठा इधर को है, तो नेगेटिव के लिए ये अंगूठे फोर्स की डायरेक्शन बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगी ना। हम कहेंगे ये लो ये। अब आप देखो कि हुआ क्या, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू पेज थी। अब मैं सारे चीज को समराइज करने जा रहा हूं, और बच्चों कि जब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज थी और बेचारा एक खूबसूरत ब्यूटीफुल जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव वाला क्यूट एक इलेक्ट्रॉन इस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ से गलती से बेचारा एंटर हो गया, उसको क्या पता था मेरे साथ क्या सलूक होना है। तो जैसे ही यहाँ पे एंटर हुआ, तो लो जी, इस मैग्नेटिक फोर्स ने उसको मार मार चपेड़े का पाथ ही सर्कल बना दिया, उसका मुंह ही गोल बना दिया। तो ये लो, इस तरीके से बच्चों ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन ने सर्कल में मूव करना शुरू कर दिया। जब हमने देखा कि जब ये इलेक्ट्रॉन सीधा आ रहा था, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स नीचे को एक्ट कर रही थी, इस पॉइंट पे इधर को एक्ट कर रही थी, इस पॉइंट पे इधर को, इस पॉइंट पे इधर को एक्ट कर रही थी। जबकि वेलोसिटी सर्कल में हमेशा टेंजेंट के अलोंग होती है, ये वेलोसिटी थी, हर पॉइंट पर टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी थी। ये वेलोसिटी वेक्टर भी आ गया। तो वेलोसिटी वेक्टर इधर है, जबकि मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस तरीके से हम लोगों ने ये मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट करना है। अब मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला पढ़ते हैं, क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री मैक्सिमम होता है, तो हमारे पास क्यू वी बी आ गया। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इसने क्या किया है, इसने प्रोवाइड की है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स अलोंग सर्कल। इन्होंने इलेक्ट्रॉन को सर्कल में मूव करने पे मजबूर किया। इसने कहा भाई तू किधर जा रहा है, चल इधर सर्कल में आ चर्सी, तेरा तो काम ही ये सर्कल में मूव करना था, तू परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ, तुझे नहीं पता तू किस जगह पे एंटर हो गया, तेरी तो बख्शिश नहीं है, चल अब तू यहाँ से बाहर नहीं जाएगा बल्कि इधर ही घूमेगा। तो वो बेचारा इलेक्ट्रॉन
मजबूरी में गेड़े लगा रहा है, तो यही मैग्नेटिक फील्ड में गेड़े लगाता लगाता हाँ गेड़ेबाज बन गया। लो जी, अब देखें ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, तो मैं इसी मैग्नेटिक फोर्स को लिख दूंगा क्यू वी बी इज इक्वल टू, अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो अगर अब आप यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पे हुआ क्या, ये यहाँ पर बच्चों ये एक वी इस वी से कट जाएगा, ये आर को उधर ले जाएं तो हम कहेंगे कबर बन गई। क्या बन गई? तो बेचारे इलेक्ट्रॉन की कबर बन गई, तो एम वी आ गया। अब यहां से जब हम कबर में से बच्चों आर, अब देखिए यहां से, अब ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले से हम डिफरेंट किस्म की चीजें निकाल सकते हैं। मैं एक तो ये कह सकता हूं कि जो पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है उसका जो मोमेंटम है, ठीक है जी, वो मोमेंटम बराबर होगा कबर। चलो, क्यों यहाँ पे उस चार्ज पार्टिकल की वैल्यू होगी, पी मैग्नेटिक फील्ड होगी और आर उसका रेडियस होगा। अच्छा, फिर मैं यहाँ से आर, अगर सिर्फ कबर में से आर निकालूं, रेडियस निकालूं, तो एम वी ओवर क्यू बी होगा। हम इलेक्ट्रॉन जो सर्कल में मूव कर रहा है उसके सर्कुलर पाथ का रेडियस भी निकाल सकते हैं। फिर मैं इसी फार्मूले से ये भी कर सकता हूँ कि मैं क्यू ओवर एम जब कैलकुलेट करूंगा तो वो बराबर आ जाएगा वी ओवर बी आर। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन है और मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ई ओवर एम, चार्ज की जब वैल्यू पुट करेंगे मैग्नीट्यूड में, तो ई ओवर एम इज इक्वल टू वी ओवर बी आर आ जाएगा। खैर, ये हमारे पास बच्चों फार्मूला बनता है। तो अब यहां से देखें, मैं जनरली फिर यहां पर बच्चों ये बात करने लगा हूं कि ई ओवर एम का जो फार्मूला है, इसका जो फार्मूला बच्चों, एक मिनट की थोड़ी सी हम जगह बना लें जरा। इसका भी आपको एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका बताऊंगा रूल लगाने का भी। आप लोग रूल्स, अगर मेरे इस लेक्चर में आप रूल समझ लेंगे ना तो आपके बड़े क्वेश्चंस आसान हो जाने। अच्छा, अब ई ओवर एम के बच्चों दो फार्मूलाज हैं जो कि आपने याद रखने। एक फार्मूला है ई ओवर एम का इज इक्वल टू वी ओवर बी आर, ठीक है, एक ये फार्मूला। और एक फार्मूला है ई ओवर एम इज इक्वल टू 2v डिवाइडेड बाय बी स्केयर आर स्केयर। ये दो फार्मूला बच्चों, ये जो फार्मूला होता है इसमें v जो होता है ये स्पीड, इन टर्म्स ऑफ स्पीड या वेलोसिटी है, b मैग्नेटिक फील्ड है, r रेडियस है, जबकि ये जो v होता है ये यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है और ये इन टर्म्स ऑफ स्पीड या वेलोसिटी है। तो ये आप लोगों ने धोखा नहीं खाना, ई ओवर एम के दोनों फार्मूलाज आपको अच्छे तरीके से जहनों में याद होने चाहिए। अच्छा, अब यही ई ओवर एम की अगर आप बात कर लें तो देखें इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन के लिए ई ओवर एम कितनी आएगी। हम क्या काम करेंगे, उसका मैस पुट करेंगे इलेक्ट्रॉन का और चार्ज पुट करेंगे। तो याद रखिएगा बच्चों, अगर मैं यहां पर बात करता हूं ई ओवर एम किसकी, इलेक्ट्रॉन की, तो 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का मैस 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 किलोग्राम। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं इसका आंसर 1.7588 इंटू 10 रेज टू पावर 11 कूलम पर केजी आता है। ये बच्चों आपके पास इसका आंसर आ गया है ई ओवर एम ऑफ इलेक्ट्रॉन का। इसका आंसर आ गया ई ओवर एम ऑफ इलेक्ट्रॉन का। इसी तरह आप ई ओवर एम ऑफ प्रोटॉन अगर निकालेंगे तो प्रोटॉन का मैस पुट कर देंगे। ई ओवर एम ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे तो बच्चों आप किसका मैस पुट कर देंगे, न्यूट्रॉन का मैस पुट करेंगे। और मगर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज कोई नहीं होता, तो याद रखिएगा ई ओवर एम जो होती है वो न्यूट्रॉन के लिए तो वैसे ही जीरो होती है। तो अगर मैं बात करता हूं कि सबसे ज्यादा ई ओवर एम किसकी होती है, तो जिसका मैस सबसे कम होगा बच्चों उसकी ई ओवर एम सबसे ज्यादा होगी। तो याद रखिएगा ई ओवर एम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की है क्योंकि सबसे कम मैस इसी का। उसके उससे और उसके बाद बच्चों ई ओवर एम जो है वो ज़्यादा है किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। और उसके बाद ई ओवर एम उससे भी कम होगी किसके लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मैस प्रोटॉन से कितने गुना होता है आपको पता है, चार्ज डबल होता है और मैस 4 गुना होता है ना। तो इसका मैस ज़्यादा होने की वजह से अल्फा पार्टिकल की ई ओवर एम इन दोनों में सबसे कम होगी। और अगर बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की तो ई ओवर एम वैसे ही जीरो है, तो सबसे कम एंड पे ई ओवर एम ऑफ न्यूट्रॉन आएगी। तो ये एक ऑर्डर है जो कि ई ओवर एम का आप लोगों को अच्छे तरीके से जुबानी आना चाहिए, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अभी ई ओवर एम से रिलेटेड हम और भी बातें करेंगे, मगर ज़रा आप देखें यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज हैं, पहले ज़रा हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। बल्कि एमसीक्यूज कोई नहीं, थोड़ा सा और ज़रा इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। देखें, अब ये
आप लोगों ने अभी तक ये जो बातें पढ़ी हैं ई ओवर एम की, ई ओवर एम इज इक्वल टू वी ओवर बी आर, ये फार्मूला पढ़ा है ना, ई ओवर एम इज इक्वल टू वी ओवर बी आर। अब इधर से मैं डिफरेंट किस्म के एमसीक्यूज बना सकता हूँ। पहले इसको जरा नोट कर लें, एमसीक्यूज बड़े कमाल के इधर से बनने हैं भाई। ई ओवर एम एमसीक्यू से पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट बताते हैं, ये डब्बों के अंदर हम नोट बताते जाते हैं जी, आप ये नोट रखते जाएं, संभाल के आपके काम आते जाएं। देखें, अभी आपने फार्मूला पढ़ा था एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अच्छा, और मैं इसी फार्मूले को यूं भी लिख सकता हूं, जो साइन थीटा के बगैर वाली चीज होती है ना, याद रखिएगा वो हर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जिसमें भी आ जाए वो उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अलावा वाली चीज उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। अच्छा, ये क्यू वी बी साइन थीटा ये फार्मूला है। और एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो थीटा है ये बेसिकली है क्या था, एंगल है किस किस के दरमियान में, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड चार्ज की वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान का एंगल होता है। चार्ज की वेलोसिटी होती है और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान का ये एंगल होता है। अब मैं क्यों नहीं लिख रहा, वरना कई बच्चों ने वी के साथ ही क्यों लिख देना कंफ्यूज होने के लिए, ठीक है। अब देखें इस फार्मूले में से अब वही बातें कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो, अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो, अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, बल्कि 90 डिग्री सॉरी यहाँ पे 60 डिग्री आना था, अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, फिर 90 डिग्री है, और अगर यही थीटा बच्चों 180 डिग्री हो। अब देखें इन तमाम एंगल्स के ऊपर फोर्स की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो देखें जब थीटा 0 डिग्री होगा तो फोर्स 0 हो जाएगी। क्यों 0 आ जाएगी, क्योंकि साइन 0 डिग्री 0 होता है। अच्छा, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, यानी जो फोर्स है वो आ जाएगी हाफ ऑफ मैक्सिमम फोर्स। फोर्स कितनी आएगी, अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ आ जाएगी। अच्छा, 45 डिग्री के ऊपर जो फोर्स आएगी वो 1/√2 ऑफ मैक्सिमम फोर्स आएगी। अच्छा, अगर 60 डिग्री की बात करें तो फोर्स जो है वो √3/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम फोर्स आएगी। और अगर 90 डिग्री की बात करें तो फोर्स जस्ट मैक्सिमम आएगी और वो बराबर आ जाएगी किसके, क्यू वी बी जस्ट। और अगर 180 डिग्री की बात करें तो दोबारा से बच्चों फोर्स 0 आएगी क्योंकि साइन 180 0। यानी कि हम ये कह सकते हैं जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा पैरेलल या एंटी पैरेलल, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करता है तो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं किया करेगी, जबकि मैक्सिमम जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होगी जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर होगा। बाकी इनमें तो आपने देख लिया है कि ये जो आएगा ये आपका आंसर आ जाएगा 0.5 ऑफ मैक्सिमम फोर्स। इसी तरह यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 0.707 ऑफ मैक्सिमम फोर्स। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 0.866 ऑफ मैक्सिमम फोर्स। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं 50% ऑफ मैक्सिमम फोर्स, ठीक है। इसी तरह हम कहेंगे 70.7% ऑफ मैक्सिमम फोर्स। तो मैंने अभी एक, मैं इसको ज़रा रिवाइज कर देता हूँ, मैंने अभी तक आपको ये बताया है कि जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, देखिए ये 70.7% ऑफ मैक्सिमम फोर्स, 86.6% ऑफ मैक्सिमम फोर्स, 100% ऑफ मैक्सिमम फोर्स, क्योंकि यहाँ पे 1 एफ मैक्स के साथ तो 100% आ गया, यहाँ पे √3/2 है तो वो इतना बन गया ना। अच्छा, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल या एंटी पैरेलल एंटर होता है तो मैंने बताया कि पाथ क्या रहता है उसका, सेम रहता है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो वो जैसे आ रहा है वो वैसे ही अपने पाथ को स्ट्रेट ही रखेगा, पाथ चेंज नहीं करेगा। और जब वो परपेंडिकुलर एंटर होता है तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये देखें कि उसका पाथ बेचारे का सर्कल बन जाता है। मैग्नेटिक फील्ड कहती है भाई कितने आया तू, गलत जगह पे आया, ठीक है, तो उसका पाथ सर्कल बनता है। और अगर इसके अलावा इन एंगल्स पे एंटर होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो उसका पाथ हेलिकल बनता है। अब ये पाथ हेलिकल कैसे बनता है, इसको जरा मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखें, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, और सुनिएगा बड़ी हाई लेवल की बात है, देखें एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, लेट्स, अब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रही, पार्टिकल उसी डायरेक्शन में जा रहा है। इट मींस उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स क्या है, 0 है। और वो बेचारे की मैग्नेटिक फोर्स 0 वेक्टर होने की वजह से बच्चों वो
उसका जो पाथ है वो वही रहेगा जिस पाथ पे वो जा रहा है। अच्छा, मगर अगर इस तरह से हो, यानी यहीं पे वेलोसिटी थी, यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड थी, मगर अगर ऐसा हो कि पार्टिकल की वेलोसिटी इधर को है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बच्चों हमने इधर को अप्लाई की हुई ऐसे। अब मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई की है वो इधर है, वेलोसिटी इधर है, एंगल बन गया 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? तो जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर होता है तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फोर्स जो है बच्चों वो लगती है इन दोनों के परपेंडिकुलर, वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर लगती होती है, और उसकी वजह से जो उस बेचारे का जो पाथ बन जाता था वो क्या बन जाता था? सर्कल बन जाता था। तो इसमें पाथ क्या रहता है? स्ट्रेट रहता है पार्टिकल का, जबकि इसमें पाथ सर्कल बनता है। वो कैसे बनता है वो हम बड़ी डिटेल में ऊपर देख के आ चुके हैं। अब एक चार्ज पार्टिकल है, हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड इधर को अप्लाई की हुई और उसकी वेलोसिटी का वेक्टर इधर को है। अब देखें ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी पर्टिकुलर एंगल पे आ गई है, तो हम इस वेलोसिटी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना लेंगे। एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक कंपोनेंट ये बनेगा। अब ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा ये होगा वी पाई और ये बनेगा वी एक्स, मैग्नीट्यूड में अगर बात करें। तो अब देखें इसका मतलब है वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल जब ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, इसकी वजह से उसका पाथ क्या रहना है? स्ट्रेट रहना है। जबकि ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसने पाथ क्या बनाना है? सर्कल। मगर अब तो ये दोनों मौजूद हैं, इसका मतलब जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो वो स्ट्रेट सर्कल स्ट्रेट सर्कल स्ट्रेट सर्कल स्ट्रेट सर्कल कुछ इस पाथ में, इस पाथ को फॉलो करेगा। यानी उसमें सर्कुलर नेचर भी होनी है, सर्कल वाली भी और स्ट्रेट वाली भी, क्योंकि उसके दोनों कंपोनेंट मौजूद हैं, स्ट्रेट वाला भी और वर्टिकल वाला भी। तो लिहाजा इस शेप को बोलते हैं हेलिकल शेप। क्या बोलते हैं? हेलिकल शेप। ले जी, ये तो बातें हो गई बच्चों हमारे पास के चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कब एंटर हुआ, पैरेलल कब। अच्छा, अब एक बड़ी मजे की बात आपको बताता हूं। कल मैंने एक एमसीक्यू भी बताया था, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर हुआ है, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर हुआ है, तो बताएं परपेंडिकुलर एंटर हुआ तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगी और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैक्सिमम है। उस फोर्स की वजह से इसका पाथ क्या बन गया? सर्कल बन गया। ये भी हमने पढ़ लिया कि इसका पाथ क्या बन गया? सर्कल बन गया। तो फिर तीसरी बात, क्या जब ये इसका पाथ सर्कल बना है, हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है कंटिन्यूसली। वेलोसिटी इज चेंजिंग कंटिन्यूसली एट एवरी पॉइंट। ठीक है जी, हर पॉइंट पे वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या हो रही है बच्चों? चेंज हो रही है। और मोमेंटम देखें, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होता है। तो बच्चों मोमेंटम भी इसका हर पॉइंट पर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, मोमेंटम भी चेंज हो रहा है हर पॉइंट पर। अच्छा, अगर अब मैं बात करता हूं बच्चों इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, इट मींस इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है हर पॉइंट पे। जब भी इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर होता है तो उसकी डायरेक्शन लाजमी चेंज होती है। हाँ, मगर उसकी मैग्नीट्यूड अगर बात करें, क्योंकि सर्कल है तो सर्कल में स्पीड क्या रहती है? ये कांस्टेंट रहती है, ये नहीं चेंज होती। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसके फार्मूले में स्पीड आता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर होता है तो कौन कौन सी चीज चेंज होती है, कौन कौन सी चीज चेंज नहीं होती। ये वो कंफ्यूजन है और यही कल बच्चे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जाके बताऊंगा। तो ये चीज़ आज आ गई तो मैंने कहा चलो जरा न्यानों को बता ही दें। अच्छा, इसके बाद ना बच्चों कि फोर्स होना मूविंग चार्ज से रिलेटेड बड़े कमाल किस्म के एमसीक्यूज बनते होते हैं। फोर्स होना मूविंग चार्ज से रिलेटेड और भी बड़े कमाल किस्म के एमसीक्यूज बनते हैं। चलें, अगर मैं अब आप लोगों को एमसीक्यू देता हूं, एमसीक्यू जरा सुनिएगा और मुझे बताइएगा। क्वेश्चन कुछ यूं है कि एक चार्ज पार्टिकल है, वो बेचारा मैग्नेटिक फील्ड में आया, ठीक है जी, और उसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है उसकी जी एक्सिस के अलोंग। वेलोसिटी किसके अलोंग है? जी एक्सिस के अलोंग बेचारा एंटर हुआ मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड हमने उसको परपेंडिकुलरली क्योंकि अप्लाई करनी होती है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं मैंने उसको एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी है। बताएं उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी उसका एक्सिस क्या होगा? वो किस एक्सिस के अलोंग लगेगी? एक, यानी कि मैं कहता हूं चार्ज पार्टिकल एक प्रोटॉन है, ठीक है, कौन है? एक प्रोटॉन है। वो प्रोटॉन
जी एक्सिस के अलोंग मूव करता हुआ आ रहा था और हमने उसको परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस से अप्लाई कर दी, तो बताएं उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी उस फोर्स की डायरेक्शन किस एक्सिस के अलोंग होगी। अब देखिए यहाँ पे अब राइट हैंड रूल लगाएं, अब जिस बंदे का राइट हैंड नहीं है वो बेचारा क्या करेगा। सर उसको हम फिजिक्स की ऐसी छोटी छोटी चीजें बताते हैं। तो देखो एफ इज इक्वल टू होता है क्यू पी क्रॉस बी। अब किसी बच्चे का राइट हैंड का अंगूठा ना हो, वो तो बेचारा राइट हैंड रूल से गया ना, तो उसका क्या कसूर है कि वो फिजिक्स नहीं पढ़ सकता, उसका अंगूठा नहीं है तो नहीं, उसकी उंगली नहीं है तो वो फिजिक्स नहीं पढ़ सकेगा। आज मैं तुम्हें बताऊं, देखो चार्ज है पॉजिटिव, हम सिर्फ प्लस लिख देते हैं। अच्छा, पॉजिटिव प्रोटॉन है। वेलोसिटी किसके अलोंग है, वेलोसिटी है जी एक्सिस के अलोंग, जी एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है के क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है आई। अब बच्चों देखो के क्रॉस ये प्लस अपनी जगह पे रहा, के क्रॉस आई किसके बराबर होता है, के क्रॉस आई पॉजिटिव जे के बराबर होता है। तो आपका आंसर आ गया पॉजिटिव जे, पॉजिटिव 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 तो पॉजिटिव जे। इसका मतलब है जो ये फोर्स लगेगी वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग लगेगी और इस फोर्स की वजह से इसका जो पाथ है वो स्ट्रेट नहीं रहेगा बल्कि क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो लो बच्चों हमने इस तरीके से निकाल ली। मगर अगर यही इलेक्ट्रॉन होता तो आपके इसी एमसीक्यू का आंसर नेगेटिव वाई एक्सिस होना था, पाथ उसका तब सर्कुलर ही होना था। अब बच्चों को कंफ्यूजन यहाँ पे ये चीज की होती है, सर हम आई क्रॉस जे के क्रॉस आई ये कैसे तैयार करें। देखें इसके लिए मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूं, अगर तो आप गौर से समझ जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं। देखें उत्तर मैंने ना यहाँ पे आपके सामने जो एक्सिस शो करने लगा हूं, लेट्स सपोज हमारे पास ये है एक एक्सिस, एक ये है, एक ये है। जरा गौर से समझिएगा बात। लेट्स सपोज ये है एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये है जी एक्सिस। अच्छा, अब मैं कहता हूं एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है ना आई। अच्छा, इधर यूनिट वेक्टर है जी आई, इधर यूनिट वेक्टर है जी के, इधर यूनिट वेक्टर है आपको पता है के। अच्छा, अब आपने निकालना है आई क्रॉस के। अब राइट हैंड नहीं है आपका, आप बेचारे क्या करेंगे। हमें मेरी एक बात कान खोल के सुन लेना मेरे प्यारे बच्चों, याद रखो कि आप लोगों ने सपोज करो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है आई क्रॉस जे इसके बराबर। क्रॉस प्रोडक्ट में आंसर तो जो दो लिखे होंगे तीसरा तो आएगा ही आएगा, बात खत्म। आई जे लिखा है तो आंसर में के आएगा, जे आई लिखा है तब भी आंसर में के आएगा, आई के लिखा है आंसर में जे आएगा, जे के लिखा है आंसर में आई आएगा। यानी जो दो लेफ्ट साइड पे है उसका तीसरा राइट साइड पे आना है। हाँ, प्लस आना है या माइनस आना है ये सोचनेबल बात है। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, राइट हैंड तुम्हारा है नहीं है, तुम क्या करोगे पेपर में। देखो आई पहले नंबर पे है, जे दूसरे नंबर पे है। क्रॉस प्रोडक्ट में पहला और दूसरा वेक्टर की भी बड़ी अहमियत होती है। अच्छा, आई पहले नंबर पे है, जे दूसरे नंबर पे है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने आई से जे तक छोटा एंगल ड्रॉ करना है। आई से जे तक छोटा एंगल, चलिए मैं आई से जे तक छोटा एंगल ड्रॉ करता हूँ। बताएं ये जो एंगल है ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। ये एंगल क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है तो आंसर में प्लस लगा दो, कहानी खत्म। बच्चे कहते हैं सर नहीं मजा नहीं आया, एक और एग्जाम्पल दे। चलिए अगर मैं आपको कहता हूँ जी के क्रॉस आई बताओ, अब एक तो बात डन है, जी आना है। हाँ, अब प्लस आना है या माइनस, ओके कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लो हम कैलकुलेट करके देखते हैं, हमको पता चल जाएगा बच्चों कौन सा आता है। के क्रॉस आई, हाँ के क्रॉस आई के से आई तक छोटा एंगल बनाओ, कहानी खत्म करो। के से आई तक छोटा एंगल, छोटा एंगल ये है, ये बड़ा एंगल बनेगा ये वाला। तो के से आई तक छोटा एंगल ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो आंसर में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वाला। अच्छा बच्चे कहते हैं सर पॉजिटिव वाली एग्जांपल लिखनी है, ओके। अगर मैं आपको कहता हूं बच्चों के क्रॉस जे बताओ, क्या कहता हूं के क्रॉस जे, एक बात तो डन है कि आंसर में आई ने आना ही आना। अच्छा, अब प्लस आना है या माइनस, के से जे तक। अब आपको क्या करना है, के से जे तक, के से जे तक छोटा एंगल बनाए, के से जे तक ये एंगल बनेगा, तो ये एरो यहीं से जाएंगे ना के से जे तक। अब ये जो एरो है ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज रिजल्ट को आपने क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, तो आपका आंसर माइनस आई आए। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड बच्चों हम आपको एक और क्वेश्चन करवाते हैं, तब आप लोगों ने अब आंसर देना है, जल्दी जल्दी देखिएगा। अगर मैं कहता हूं एक चार्ज पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, और उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी है पॉजिटिव जी एक्सिस से, तो जल्दी बताएं उसके ऊपर एक्ट करने वाली जो पार्टिकल के ऊपर एक्ट करने वाली फोर्स है वो किस एक्सिस के अलोंग होगी। अब और मैं कहता हूं जी ये पार्टिकल है अब इलेक्ट्रॉन,
अब इस एमसीक्यू में हमने क्या करना है, देखें हमने निकालनी है फोर्स। तो वही बात, इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस ई वी क्रॉस बी। एक्चुअल में फार्मूला तो ये होगा ना। अच्छा, अब नेगेटिव का साइन लगा लेते हैं। वेलोसिटी है माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग, यानी नेगेटिव जे, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों किसके लॉन्ग, जी एक्सिस के लॉन्ग, यानी कि के। अच्छा, अब ये माइनस माइनस से मिलके प्लस, आपके पास बच गया जस्ट जे क्रॉस के। अब जे क्रॉस के के लिए जे से के तक आप छोटा एंगल बनाएंगे, ठीक है। अब जे से के तक ये बनेगा छोटा एंगल, और ये बन रहा है इस वक्त एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो लिहाजा जो हमारा आंसर होगा वो पॉजिटिव आई होगा। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो पॉजिटिव, हाँ अब इलेक्ट्रॉन है तो हाँ तो जारी बात है हमने माइनस पहले यूज कर लिया, तो ये पॉजिटिव आई एक्सिस के अलोंग, यानी कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग इसके ऊपर फोर्स लगेगी, और ये ओवरऑल फिर सर्कल में बेंड हो जाएगा इस फोर्स की वजह से। तो ये बच्चों हमारे पास फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज थे। मगर अभी देखें, अब मैं आपको राइट हैंड रूल क्योंकि ऊपर बता के आया हूं, ऊपर बड़ी डिटेल में यहाँ पर, ठीक है। इसी रूल के तहत अब हम यहाँ पर तो नहीं, चले इधर बनाते हैं एक और। अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है आउट आउट ऑफ पेज है, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ पेज है, ठीक है। अब रूल आपने लगाना है, मैं आपको जो तरीका बताने लगा हूं इसको बड़े गौर से आप लोगों ने सुन लेना। ये सपोज करें पेपर में आपको एमसीक्यू ऐसे आ गया एमसीक्यू, और वो आपसे पूछ लेता है कि भाई एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि ये आउट ऑफ पेज है। डॉट जो होता है आपको पता है आउट ऑफ पेज मैग्नेटिक फील्ड। एक इलेक्ट्रॉन, या चलो प्रोटॉन की बात करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ। बताएं जब ये एंटर होगा इसकी वेलोसिटी v है, मैग्नेटिक फील्ड ये b जो है ये इनटू द पेज है। तो अब देखें रूल लगाएं कि अपने राइट हैंड की उंगलियों को आपने क्या करना है, राइट हैंड की जो आपकी उंगलियां हैं बच्चों, ठीक है, वो आप लोगों ने अपनी उंगलियों को किस डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है, वेलोसिटी की डायरेक्शन। ये वेलोसिटी इधर है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद इन्हीं को रोटेट कर लेना, मैग्नेटिक फील्ड अब आउट है ऐसे बाहर को रोटेट करें, ठीक है। तो जब आप अपनी उंगलियों को, राइट हैंड की उंगलियों को वेलोसिटी की डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को स्ट्रेच करेंगे और बाहर को, अब देखिए जब आप बिल्कुल हाथ सीधा रखेंगे ना तो फिर थोड़ा औखा काम होगा ऐसे बाहर को लेके आना, तो हाथ को इस तरीके से उल्टा कर लीजिएगा कि आप इसको इजीली बाहर को लेके आ सके, आउटवर्ड अपनी उंगलियों को घुमाना है। तो आपका जो थंब होगा वो किस तरफ होगा बच्चों, याद रखिएगा वो थंब डाउनवर्ड होगा, करके देख लें आप, ठीक है। तो इसलिए बच्चों हम ये कहेंगे जब एक प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर होगा तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, और ये डाउन आ जाएगा। अच्छा, और अगर ये बच्चों यहीं पे ये होता इलेक्ट्रॉन, अगर ये क्या होता बच्चों, इसी मैग्नेटिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा होता, अब अगर तो ये चार्ज पार्टिकल, आने वाला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता, तो बच्चों इस इलेक्ट्रॉन अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता तो बच्चों इसने किधर को डिफ्लेक्ट हो जाना था, अपवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाना। रूल लगा के आप देख लीजिएगा, पॉजिटिव अगर नीचे को डिफ्लेक्ट हो रहा है तो सारी बात है नेगेटिव ने अपवर्ड डिफ्लेक्ट होना है, तो ये नेगेटिव चार्ज पार्ट। वेलोसिटी इधर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउट है, तो उंगली जो है ना वो अपने बाहर को करनी है, तो अंगूठा पॉजिटिव के लिए डाउनवर्ड है तो नेगेटिव के लिए अपवर्ड होगा। इसी तरह अगर मैं इसी मैग्नेटिक फील्ड में आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, मैं कहता हूँ यार एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अब वो इधर से एंटर हो रहा है। अब देखिए अब वो प्रोटॉन की वेलोसिटी इधर है, अब वो इस डायरेक्शन में यहाँ से एंटर हो रहा है, वेलोसिटी उसकी इधर है, तो अपनी उंगलियों को वेलोसिटी की डायरेक्शन में करें, तो अंगूठा जो है, तो फिर जो है बच्चों आपने क्या करना है, अपनी फिंगर्स को उन्हीं को रोटेट करना है बाहर को, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आउट है। तो आप देखेंगे मगर आप उंगलियों को बाहर को रोटेट करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स जो उसके ऊपर लगेगी वो अपवर्ड लगेगी, और इस तरीके से ये अप चला जाएगा। करके देख लें आप। उसके बाद अगर तो इलेक्ट्रॉन होगा, अगर ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है, मगर अब एंटर हो रहा है, अगर आप गौर से देखें टू फ्रॉम, ये सारे एंटर हो रहे हैं फ्रॉम राइट साइड, जबकि यहां पर ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड। ये भी बड़ा रोल है फ्रॉम लेफ्ट और राइट का। क्वेश्चन की स्टेटमेंट अब सपोज करें पेपर में डायग्राम नहीं बनी, तो आपको क्वेश्चन में कह देता है अ प्रोटॉन एंटर्स फ्रॉम राइट साइड इनटू द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज डायरेक्टेड, और ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू नहीं है यार, तुम बोलते क्यों नहीं हो, आउट है,
इधर से तुम मुंह उठा के आगे हो के बोल दिया करो यार, आउट ऑफ द पेज है, ठीक है। तो अब बताइए किधर को होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन है, राइट साइड से एंटर हुआ, मैग्नेटिक फील्ड आउट है, तो वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो फोर्स ऊपर को लगेगी प्रोटॉन के लिए, तो नीचे किसके लिए लगेगी, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड रिफ्लेक्ट हो जाए। तो ये बड़ा आसान सा रूल है, ये आप लोगों ने अप्लाई कर लेना, मुझे पता है ये तो अब आप लोगों को आ गया होगा। अच्छा चलें अब जल्दी जल्दी बताएं, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से एंटर हो जाए मैग्नेटिक फील्ड में, ये ले, बताएं ये अब टूवर्ड्स लेफ्ट साइड मूव करेगा या टूवर्ड्स राइट साइड, जल्दी जल्दी बता दें। एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में फ्रॉम द टॉप एंटर हो रहा है, अब यहां से एंटर हो रहा है, अब वेलोसिटी इसकी इधर है, ठीक है, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड आउट है, बताएं ये टूवर्ड्स लेफ्ट साइड जाएगा या टूवर्ड्स राइट साइड जाएगा, आंसर दें। राइट साइड। यस, अगर आप राइट हैंड रूल लगाएं पॉजिटिव, अगर तो ये चार्ज पॉजिटिव होगा, ठीक है, अगर तो ये नेगेटिव है तो बच्चों ये टूवर्ड्स राइट साइड जाएगा, राइट साइड। और अगर यही बच्चों चार्ज क्या होता, पॉजिटिव होता, तो इसी चार्ज ने रूल के तहत कहां पे चले जाना था, टूवर्ड्स लेफ्ट साइड चले जाना, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। इसी तरह अगर एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में इधर से ये नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चलो बात कर लेते हैं, पॉजिटिव इधर से एंटर होता, अब वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर को, तो अंगूठा जो है बच्चों पॉजिटिव चार्ज के लिए ये अंगूठा इधर को जा रहा है, इसका मतलब है कि ये राइट साइड पे डिफ्लेक्ट हो जाए। और अगर ये इलेक्ट्रॉन होता और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता तो बच्चों इसने, जाहिर सी बात है अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो इसने राइट साइड की बजाय किस साइड पे चले जाना था, लेफ्ट साइड पे चले। तो दो चार पाँच छः सात आठ एमसीक्यूज हैं बच्चों आपके पास इस तरह के, और फिर 8 और बन सकते हैं अगर वो इधर ही डॉट की बजाय क्या लगा दे, क्रॉस लगा दे, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू है या आउट है, आप रूल लगा के बहुत आसानी से फोर्स की डायरेक्शन को जज कर सकते हैं। आई थिंक अब इसमें कोई मुश्किल चीज रही नहीं है यार, क्या ख्याल है, क्यों भाई, चलें आगे, चलें क्वेश्चन पूछते हैं फिर आपसे, देखते हैं कितनी का आप लोगों को समझ आ गई है। देखो अगर मैं आपसे सिंपल ये क्वेश्चन पूछता हूं, अब ये पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से बना हुआ आ गया जी कि ये मैग्नेटिक फील्ड है आउट, इनटू द पेज है, ये इनटू द पेज है, ठीक है, डॉट वाली आउट ऑफ पेज, ये इनटू पेज मैग्नेटिक फील्ड आपके सामने शो की हुई, और इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड में इस डायरेक्शन में जा रहा है, बताएं व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, जल्दी जल्दी बता दो जी बच्चों, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, बताएं ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किधर को लगेगी, अपवर्ड डाउनवर्ड या फोर्स ही कोई नहीं लगेगी, हाँ जी डाउनवर्ड। यस, देखिए आपने क्या काम करना है, आपने अपने राइट हैंड की उंगलियों को इस डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है और रोटेट कर लेना है अंदर को, पॉजिटिव चार्ज होता तो ये फोर्स ऊपर को लगती, नेगेटिव चार्ज है तो बच्चों ये फोर्स किधर को लगती है, डाउनवर्ड लगती है, यू आर राइट, नेगेटिव चार्ज के लिए ये फोर्स किधर को लगेगी, डाउनवर्ड, और ये मैग्नेटिक फोर्स इसको बच्चों डाउनवर्ड बेंड कर दे। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो मेरा ख्याल है अब आप लोग आंसर दे देंगे, इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है कि आप लोग आंसर नहीं दे सकते। आखिरी एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लेते हैं, देखिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास ये एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ठीक है, और बच्चों ये मैग्नेट का क्या है, साउथ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड के मैंने एरो भी शो कर दिया आपके साथ। अब मैं आपसे कहता हूं कि एक प्रोटॉन है यहां से एंटर होता है इस मैग्नेटिक फील्ड, कौन एंटर होता है, एक प्रोटॉन इस डायरेक्शन में एंटर होता है, यहां से ऐसे गुजर के जा रहा है, तो बताएं क्या ये सीधा गुजर जाएगा, अपवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, किधर को जाएगा, ये डायग्राम सपोज करें पेपर में बनी हुई आ गई है, हाँ जी, इट विल डिफ्लेक्ट अपवर्ड डाउनवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड,
आप राइट हैंड की उंगलियों को चुप करके अपनी उंगलियों को इस डायरेक्शन में स्ट्रेच करें, इस डायरेक्शन में, और उन्हीं उंगलियों को फिर रोटेट कर लें इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो आपका जो अंगूठा है बच्चों वो ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड चला गया होगा, करके देख लें। तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये जब ये मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो बच्चों ये वर्टिकली डाउनवर्ड रिफ्लेक्ट हो। कैलकुलेट करके देख लीजिए। अच्छा अब ना ये जो दो डायग्राम्स है ना यार, ये एम ही बस मैं कह रहा था, मैंने ये वैसे तो हमने ये टॉपिक पढ़ लिया हुआ है, इसका इसके लिंक कोई नहीं है, मगर वैसे ही एक शॉर्ट जो है ना टेक्निक है कि आप इसको जेन में रख सकते हैं। अगर आपको राइट हैंड रूल नहीं लगाना आता, आपका राइट हैंड का अंगूठा खराब है या कोई उंगली टूटी हुई है, तो भाई आप पेज को पकड़े, पेज को तो पकड़ने माशाल्लाह बीबियाँ जो है इनकी तो डिज़ाइनिंग पहले ही बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये बीबे जो हैं बेचारे ये थोड़े से फिर भी डिज़ाइनिंग के मामले में रह जाते हैं पीछे। अच्छा अब देखें ये फोर्स है, आप एक पेज को मतलब इस पेज को इस तरीके से लगाएं और उसके ऊपर लिख लें एक एफ है, एक बी है और एक आई है, कहानी खत्म बस। अब इस पेज को आपकी उंगलियां नहीं मुड़ती, पेज तो मुड़ सकता है ना आपसे, तो आप रूल के तहत बस लगाएं। अब देखें ये एफ बी आई है बेसिकली वो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर आप पढ़ते हैं ना, एल क्रॉस बी, तो एल वेक्टर हमेशा करंट की डायरेक्शन में होता है, मैग्नेटिक फील्ड ये है तो फोर्स ये होगी। अब आप देखें कि यहाँ पे करंट इधर को जा रहा है, आप इसको यानी इस पेज को इस तरीके से रखेंगे करंट इधर को और मैग्नेटिक फील्ड इधर को हो, तो देखें करंट ऊपर को जा रहा है, ठीक है। राइट हैंड रूल आप बेशक लगा के देख लें, राइट हैंड रूल। अब देखें ये कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगती है ये मैं आपको बता चुका हूँ, राइट हैंड रूल फॉर क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकलती है, या सिंपल हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी लगा लेते होते हैं। तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी लगा लें, तो वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ही है बेसिकली ये वाला, तो वो आप यहाँ पे रख के देख लें, बताएं किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी जी, अपवर्ड या डाउनवर्ड। आपने इस हाँ जी डाउनवर्ड लगेगी, यस। आपने इसको इस पूरी चीज को पहले तो करंट की डायरेक्शन में कर लेना, तो जब आप इसको करंट की डायरेक्शन में करेंगे तो आप देखिएगा आपकी मैग्नेटिक फील्ड की, और ये चीज आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, तो आपका ये वाला फोर्स वाला हिस्सा नीचे को चला गया होगा, तो जो इसके ऊपर फोर्स लगनी है वो डाउनवर्ड ही लगनी। तो देख लें अगर तो आपको ये समझ आता है या पेपर में बना लेंगे तो ठीक है, अगर नहीं तो अदरवाइज वही जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जिंदाबाद, उसके मुताबिक ही हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका यहाँ पे डिस्कस करना नहीं बनता था, बस मेरे पास वैसे ही एक जगह पे मैंने एक देखी थी, मैंने कहा चलो ये भी आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें। लो जी, हम ई ओवर एम ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो टॉपिक पढ़ रहे थे उससे रिलेटेड ना कुछ बातें हैं जो मैंने अभी आपसे करनी है, जरा गौर से सुनिए। जब भी इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है, हाँ जी, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ था तो हमने देखा था उसका पास सर्कल बन गया था, ऐसे ही है। तो हमने फिर बच्चों यहाँ पे जो नोट आपको देने जा रहा हूँ इसको ज़रा गौर से सुनते जाइएगा। तो हमने ई ओवर एम का फार्मूला निकाला, वो बराबर आ गया था वी ओवर बी, ये मैं आपको ऊपर भी बता के आया। इस फार्मूले में से बच्चों हम रेडियस भी निकाल सकते हैं। रेडियस निकालने के लिए ना बुक में उसने एक लाइन भी लिखी है कि हम लोग एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर गैस को फिल करते हैं, तो वो कौन सी गैस को फिल करते हैं, हाइड्रोजन गैस को फिल करते हैं एट लो प्रेशर इन द ट्यूब, ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है सवाल। अच्छा फिर उसके बाद ई ओवर एम का एक फार्मूला ये था, ई ओवर एम का एक फार्मूला और था 2v ओवर बी स्क्वायर आर, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस था, ये इन टर्म्स ऑफ स्पीड था या वेलोसिटी था, वेलोसिटी नहीं, हम स्पीड ही बात करेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ये इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस था। इसी तरह जब ट्यूब के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाते हैं तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फार्मूला ई इंटू वोल्टेज, ये वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² भी होती है, इज इक्वल टू ई इंटू पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। मैं ये पोटेंशियल डिफरेंस को इस तरह से रिप्रेजेंट करूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो यहाँ से अगर मैं v² निकालूंगा तो वो बराबर आएगा 2e इंटू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई m। जब दोनों साइडों पे अंडर रूट लेंगे तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2e और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई m आ गया। तो ये फार्मूला है हमारे पास बच्चों, कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो बच्चों उसके ऊपर जो उसकी वेलोसिटी होगी, सॉरी जब कोई चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट करवाते हैं तो उसको इस वेलोसिटी से एक्सेलरेट करवाते हैं। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं इलेक्ट्रॉन हो, अगर यहाँ पे कोई भी चार्ज होगा तो आप क्या काम करेंगे, चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे,
पोटेंशियल डिफरेंस पुट करेंगे, मैस पुट करेंगे तो आप वेलोसिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बच्चों ये काइनेटिक एनर्जी की बात होगी। काइनेटिक एनर्जी के बाद अगर मैं बात करता हूं कि इलेक्ट्रॉन का हमने ये जो चार्ज इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में, ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ था, इसका मोमेंटम हमने पढ़ लिया था। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? जाहिर बात है वो सर्कल में मूव कर रहा है, टाइम पीरियड का फार्मूला होता है सर्कल में 2πr/v। 2πr/v। अब r जो होता है ये हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, r जो होता है रेडियस होता है, ये होता है mv/qb। ये क्या होता है? mv/qb। और नीचे v अपनी जगह पे, अब ये v से कट जाएगा तो हमारे पास 2πm/q/b बचेगा। ये फार्मूला बचा टू फाइंड द टाइम पीरियड। अच्छा, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो बराबर होगा qb/2πm का उल्ट कर देंगे। फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का क्या आएगी? उल्ट आएगी। तो लो जी, इस तरीके से हम लोगों ने ये फ्रीक्वेंसी को भी क्या कर लिया? कैलकुलेट कर लिया। और अगर मैं इसी फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो ये 2πf, अगर ये 2π को उधर ले जाऊं तो यहां से एंगुलर फ्रीक्वेंसी आती है, इसको एंगुलर साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, qb/m। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है, ये टाइम पीरियड है। ठीक है। इसी तरह बच्चों अगर मैं कहता हूं काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 12mv²। तो अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैं इसको p²/2m भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? p²/2m। ये भी हमने पढ़ा हुआ है बचपन में। तो अब मोमेंटम जो होता है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था, वो कबर होता है। तो कबर का स्क्वायर तो q² b² r² डिवाइडेड बाय 2m। एक तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये बनता है। फिर कई बच्चे कहते हैं सर मैंने तो काइनेटिक एनर्जी का ये वाला फार्मूला नहीं इस्तेमाल करना, मैं तो चुप करके यहाँ पे mv² जो है ना, मैं तो इसमें mv की वैल्यू पुट करता हूँ। क्या पुट कर देता हूँ? जस्ट mv की वैल्यू पुट करनी है, मोमेंटम की वैल्यू पुट करनी है। तो देखें इसका एक फार्मूला ये भी बनेगा qbr/v। अगर अब आप गौर से देखें, क्योंकि mv की जगह पे मोमेंटम आएगा, मोमेंटम की जगह पे कबर आ जाएगी, तो एक v तो एक्स्ट्रा होगा, वो v साथ में आ जाएगा। क्या ख्याल है? ऐसे ही है। तो लो जी बच्चों, ये फार्मूला भी आपके पास एक काइनेटिक एनर्जी का बन गया। मगर अब इसमें फर्क क्या है? ये फार्मूले में देखें, चार्ज है, रेडियस है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड है, रेडियस है और साथ में मैस है। तो अगर मैस आपको दिया हुआ है तो फिर आप काइनेटिक एनर्जी इस फार्मूले से निकालेंगे, अदरवाइज आप उससे निकाल लेंगे। अच्छा, फिर इसी तरह यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चंस बन जाते होते हैं। ये जो काइनेटिक एनर्जी का आपने फार्मूला पढ़ा है ना कि इसको, अच्छा ये जो मैंने ऊपर आपको बताया, इसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। इसके नाम लिख लें, बोलते हैं साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको लीनियर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। इसी तरह बच्चों ये जो है, ये क्या है? टाइम पीरियड है। इलेक्ट्रॉन जिस सर्कल में मूव कर रहा है उस सर्कल में उसका टाइम पीरियड है ये। ठीक है। अब जरा गौर से सुनना, अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार मैग्नेटिक फील्ड में जो हमने चार्जेस लिए हैं वो दो चार्जेस डिफरेंट हैं, मगर वो सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं और उनका मोमेंटम भी सेम है। गौर से सुनिएगा, Q1 एंड Q2 हमारे पास दो चार्जेस, ठीक है जी, वो सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड सेम है। क्वेश्चन गौर सुनते जाना, मैं बता रहा हूँ, ये अंग्रेजी में लिखा होता है, और उनका मोमेंटम भी सेम है। तो कहता है बताएं उनके रेडियाई रेशो किसके बराबर होगी? उन इलेक्ट्रॉन्स के पाथ की रेडियाई रेशो क्या होगी? टू चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन टू चार्जेस हैं, वो सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं सेम मोमेंटम के साथ, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई क्या होगी? अब बच्चे कहते हैं सर फार्मूला कौन सा लगेगा? अच्छा, इसी तरह फिर मेरा एक क्वेश्चन और है, मैं कहता हूं जी हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, ठीक है, डिफरेंट चार्जेस हैं, मैग्नेटिक फील्ड उनको सेम हमने अप्लाई की हुई है, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेम है, और वो इस वक्त अब सेम स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं। अब उनकी रेडियाई रेशो हम कैसे निकालेंगे? फिर एक और, अगर इस तरह से हो कि उनके चार्जेस तो हैं डिफरेंट ही, Q1 और Q2 दो डिफरेंट चार्जेस हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड में वो सेम में ही एंटर होते हैं, और अब उनको पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम है,
हमने सेम पोटेंशियल डिफरेंस उनको एक्साइट करवाया उनके चार्जेस को। अब रेडियाई रेशो किसके बराबर होगी, R1/R2 किसके। लो जी, अब ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन से बच्चों का हो जाता है दिमाग खराब। वो कहते हैं सर ये क्या बात होगी, जरा गौर से सुनिए। उत्तर रेडियाई रेशो आपने निकालनी है। अब पहली बात, हमारे पास कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियस, मोमेंटम, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज, ये चारों चीजें आती हो। हाँ जी, कौन सा फार्मूला। तो बच्चों हम एक फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, मोमेंटम इज इक्वल टू कबर, कहानी खत्म। अब देखिए मैं आपको कह रहा हूं कि यार बी और पी सेम है, यानी ये बी और पी दोनों सेम है, तो क्या रिजल्ट निकला कि क्यू का रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन निकला। इसका मतलब है कि जो रेडियाई रेशो होगी R1/R2 वो चार्जेस के इनवर्स के बराबर होगी, तो वो बराबर आ जाएगा Q2/Q1। तो आपके इस MCQ का आंसर बन जाएगा Q2/Q1। ये तो सिंपल सा हो गया, मोमेंटम का फार्मूला हमने देखा और उधर से निकाल लिया। अच्छा, अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, अब हमारे पास रेडियस भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए, चार्ज भी चाहिए। अब कौन सा फार्मूला यूज करें, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, हाँ जी, और स्पीड हम सबसे पहले तो देखते हैं Q/M इज इक्वल टू V/BR, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। Q/M इज इक्वल टू V/BR। अच्छा, अब मैथ्स की मगर बात नहीं हुई, कौन सा यूज करें। तो देखिए अगर अब आपके पास मैथ्स की बात नहीं हुई आपके पास, मगर फार्मूला यही है यार। अब इसमें, अब देखिए इसमें चार चीजें हैं तो एक पांचवी चीज ही आ रही है मैथ्स। तो जरा गौर से सुनिएगा, ऐसे केसेस में फिर आपको वो अगर चार्जेस है ना तो वो मैथ्स आपको साथ देता है। क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में उसने मैथ्स दिया होगा, या आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। सारी बात है, रेडियस का आंसर उसने ऑप्शन में किसी न किसी की फॉर्म में तो लिखा होगा ना, चार्ज की फॉर्म में लिखा होगा, अकेला चार्ज और मैथ्स की फॉर्म में लिखा होगा, तो वो ऑप्शन देख के भी ऐसे एमसीक्यूज को आप जज कर सकते हैं। अभी तो देखें बी और आर सेम है, बी और स्पीड सेम है, ये दोनों चीजें सेम। तो रेडियस का फिर मैं क्या कह सकता हूं, रेडियस का मैथ्स के साथ क्या रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया, और स्पीड के साथ इनवर्स रिलेशन हो गया, अपना चार्ज के साथ इनवर्स रिलेशन। देख लें आप, बेशक रेडियस का मैथ्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और चार्ज के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो फिर यहाँ पे मैं कहूँगा रेडियाई रेशो बराबर होगी किसके, M1/M2, और साथ में आ जाएगा Q2/Q1। लो जी, ये इस तरीके से हम लोगों ने रेडियाई रेशो निकाल ली। और अगर बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस वाली बात आ जाए तो वही हम Q/M इज इक्वल टू यूज करेंगे 2V/B²R²। देखिए अब बच्चे कहते हैं हम यही क्यों यूज करेंगे भाई, और कौन सा यूज करना है। काइनेटिक एनर्जी की उसने बात नहीं की इस क्वेश्चन में, वो तुम यूज कर नहीं सकते। मोमेंटम की उसने बात नहीं की, तुम वो यूज कर नहीं सकते, तो फिर आ जाके यही बचेगा। अच्छा, अब इस फार्मूले में से भी हम क्या काम करेंगे, उसने बोल दिया पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, और 2 तो पहले ही कांस्टेंट है। अब आर स्क्वायर का मैथ्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन और क्यू के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो फिर अब आर, तो मैं यहां से ये भी कह सकता हूं आर का √M/Q के साथ रिलेशन बनेगा। तो देखें फिर रेडियाई रेशो R1/R2 किसके बराबर आ जाएगी, R1/R2 अंडर रूट में आएगा M1/M2 इंटू Q2/Q1। लो जी, इस तरीके से अब आप यहां से भी रेडियाई रेशो निकाल सकते। ओके हो गया तो भाई, ओके है। ले जी, ये सारी बातें थी जो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। अब हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। क्या कहते हैं एमसीक्यू में, कहते हैं अ कंडक्टिंग लूप है। अभी इसमें मैग्नेटिक फील्ड वो एक रहता है, वो मैं भी आपको आगे जाके बताता हूँ। अ कंडक्टिंग लूप है, कैरिंग करंट आई इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग इनटू द प्लेन, ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, और ये एक करंट कैरिंग लूप है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। कहते हैं बताएं इस लूप के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी उसकी वजह से इस बेचारे के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो बच्चों देखें, इस वक्त अगर मैं इस साइड पे बात करूं तो करंट ऊपर को जा, तो राइट हैंड रूल लगाएं, ये कंडक्टर बन गया ना बेसिकली, F इज इक्वल टू I L×B। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के फोर्स की डायरेक्शन निकालें, तो करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे को है,
तो बच्चों इस वक्त जो इसके ऊपर फोर्स लगनी है वो इधर को बाहर को लगनी है, ठीक है, ये फोर्स लगेगी, कैलकुलेट करके देख लें। और इसी तरह जब इधर की बात करेंगे तो इधर को करंट नीचे को आ रहा होगा, तो करंट नीचे को है, मैग्नेटिक फील्ड उधर को है, और राइट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें या राइट हैंड रूल फॉर क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करें, तो ये फोर्स बाहर को लगेगी। दोनों फोर्सेस की वजह से ओवरऑल ये क्या कर जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा। तो आपकी इस एमसीक्यू का आंसर है एक्सपैंड कर जाएगा। और अगर करंट को उल्ट कर देंगे तो फिर ये फोर्सेस अंदर को होंगी, तो फिर वो कंप्रेस कर जाएगा, ठीक है, कंट्रैक्ट कर जाएगा। फिर इसके बाद फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस वो आपको भी बता गए, क्यू ए एल पी क्रॉस बी, ये आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ। अच्छा, फिर इसके बाद लो जी, ये वाला जो एमसीक्यू है ये बड़ा कमाल का है। कहता है एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल एंटर होते हैं सेम वेलोसिटी से, वेलोसिटी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ देयर पाथ, रेडियस बताना है इनके। अच्छा, अब देखें, अगर वो उनकी वेलोसिटी सेम है इट मींस उनकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम। अब देखें जो चार्ज पार्टिकल है, अब देखें इनका मैस क्या होगा। एक तो ये बात कन्फर्म है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का मैस भी डिफरेंट है, चार्ज भी डिफरेंट होता है, ठीक है। हाँ, अब वेलोसिटी उनकी सेम है और मैग्नेटिक फील्ड भी कहता है सेम है, और मालूम करनी है आपको रेडियाई रेशो, यानी रेडियस ऑफ प्रोटॉन टू द रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल की रेशो आपको निकालनी है। ये आपका क्वेश्चन है। बताएं अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ा सा दिमाग भी चला लो। है किसी के पास दिमाग? हम्म, कौन सा फार्मूला लगाएंगे बच्चे? हाँ जी, रेडियस का जो हम जनरल फार्मूला पढ़ते हैं, आर इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी, हम इसी फार्मूले से इसको देख लेते हैं। अब देखें, बी भी सेम है, वी भी सेम है। एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो रही है कि रेडियस का मैस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और चार्ज के साथ इनवर्स रिलेशन। तो फिर हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं रेडियस ऑफ प्रोटॉन टू द रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालना है, तो ऊपर आएगा मैस ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल, और साथ में आएगा चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल टू द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ये लो, अब देखो ये एमसीक्यू बन गया ना, तो ये एमसीक्यू में अब बात खत्म होगी। अब प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल को कंपेयर कर लें। जो प्रोटॉन होता है ना बच्चों, ये होता है H11, एंड जो अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल ये बराबर होता है बच्चों किसके, हीलियम का न्यूक्लियर, यानी हम ये कहते हैं He24। अब देखिए ये चार्ज नंबर होता है, हम ये कहते हैं चार्ज ऑफ अल्फा जो होता है वो डबल ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है, जबकि मैस ऑफ अल्फा जो होता है, मैस ऑफ अल्फा ये 4 गुना होता है मैस ऑफ प्रोटॉन के। अब ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो बस अब यहाँ पे पुट करते हैं, तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन टू द रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू मैस ऑफ प्रोटॉन जो है, मैस ऑफ अल्फा की जगह पे देखें ये एम पी, यहीं पे मैस ऑफ अल्फा की जगह पे 4 टाइम्स मैस ऑफ प्रोटॉन लिख दें, और फिर चार्ज ऑफ अल्फा की जगह पे 2 गुना चार्ज ऑफ प्रोटॉन नीचे क्यू। अब देखो ये क्यूपी से मर गया, ये एमपी से मर गया, तो आपके पास बचा 2/4, 2/4 बोले तो 1/2। तो देखें आपके इस एमसीक्यू का आंसर बन गया 1 रेशो। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यू है एक और, कहता है कि अगर एक प्रोटॉन, इफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर प्रोजेक्टेड एट राइट एंगल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। लो जी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, मैस दोनों का डिफरेंट होगा, राइट एंगल के ऊपर एंटर हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी सेम, और मैस इनका डिफरेंट होगा। तो लो भाइयों, बताओ काइनेटिक एनर्जी का कौन सा फार्मूला भी इस्तेमाल करेंगे। देखें, हम ना बजाय ये कि अब आप बस इतनी चीज देखें, काइनेटिक एनर्जी उनकी सेम है भाई, काइनेटिक एनर्जी सेम है, क्या करें, कौन सा फार्मूला लगाएंगे। सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुए हैं, काइनेटिक एनर्जी उनकी सेम है, ये देखो ये हम ऊपर फार्मूला पढ़ के आए हुए हैं, सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो रेडियस का रिलेशन आपने देखना है उसका, इसका रेडियस ज्यादा होगा। देखें इधर, क्यू स्केयर बी स्केयर आर स्केयर ओवर 2m, ये यूज कर लें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला।
क्यू स्केयर आर स्केयर बी स्केयर ओवर 2m। अब काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो रेडियस के स्केयर का मैस के साथ डायरेक्ट और चार्ज के साथ इनवर्स रिलेशन बने। तो हम ये कहते हैं रेडियस का अंडर रूट मैस ओवर चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा। तो बस अब कहानी खत्म होगी। रेडियस का अंडर रूट मैस के साथ अगर देखा जाए, क्योंकि दोनों का चार्ज भी सेम होता है, मजे की बात, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का तो चार्ज भी सेम होता है, तो रेडियस का सिर्फ अंडर रूट मैस के साथ डायरेक्ट रिलेशन निकलेगा, क्योंकि चार्ज भी इनका सेम होता है। अब जिसका मैस ज्यादा उसका रेडियस भी ज्यादा। अब मैस किसका ज्यादा होता है? सारी बात है, मैस ऑफ प्रोटॉन जो होता है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। इसका मतलब है जो रेडियस बनेगा वो रेडियस भी बच्चों किसका ज्यादा होगा? रेडियस ऑफ प्रोटॉन विल बी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा एमसीक्यू। उसके बाद कहता है एक चार्ज पार्टिकल है, उसका मैस m है, चार्ज q है, मैग्नेटिक काइनेटिक एनर्जी उसकी t है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है। 3 सेकंड्स के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? भाई हम लोगों ने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर होता है तो स्पीड कांस्टेंट रहने की वजह से काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, इसके बाद जी जी इसमें इस वाले में ऊपर वाले में आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है? आप पुत्र वो अगर आप देखें ये वाला यूज करेंगे ना, इसमें कहीं पे मैस नहीं आ रहा, इस फार्मूले में कहीं पे मैस नहीं आ रहा। अब उनका मैस ही तो डिफरेंट होता है, बाकी देखो चार्ज भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है और स्पीड की इंफॉर्मेशन आपको उनकी दी नहीं हुई, इसलिए आप ये यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ जी। अच्छा जी, अब देखें बच्चों, कहता है एक मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वो चार्ज है -2 माइक्रोकूलम का और मैग्नेटिक फील्ड में 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है उसके ऊपर वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। तो पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी है 2i + 3j × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। ले जी, फोर्स का फार्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्यू वी क्रॉस बी। अच्छा, यही फार्मूला पढ़ा था ना, F = क्यू वी क्रॉस बी। भाई कि कोई और पढ़ा हुआ है? बताओ मुझे। चलो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। चार्ज आपको दे दिया गया है -2 × 10⁻⁻⁶। अच्छा, अब वेलोसिटी कितनी दी है? वेलोसिटी आपको दी गई है 2i + 3j। फिर है क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड आपको दे दी गई है 2 टेस्ला दी गई है, वाई एक्सिस के अलोंग यानी 2j आपको दे दी गई। ठीक है, अब देखें मैं इसको क्या काम करता हूँ, -2 × 10⁻⁶ को तो छेड़ता भी नहीं हूँ भाई, वरना गुना हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं। आपको पता है कि जे वाला जब जे वाले से मल्टीप्लाई होगा तो जे क्रॉस जे तो जीरो वेक्टर होता है, तो ये तो बात ही खत्म हो जाएगी। हाँ, तो जे वाला जब आई वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 2 4, तो ये बनेगा 4i क्रॉस जे। क्या बन जाएगा? बस अब 4i क्रॉस जे। अच्छा, -2 × 10⁻⁶ इधर ही रहने देता हूँ। अब 4i क्रॉस जे किसके बराबर होता है? पॉजिटिव k के बराबर हो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास -8 × 10⁻⁻, देखें अब ये वाला 6 है, और आप देखें उसने ना बेसिकली यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू, ये भी × 10⁻⁶ में दी हुई है। ये देखें जरा गौर से, तो ये भी × 10⁻⁶ में है। तो एक मिनट, इसको कंफ्यूज करने की बजाय मैं जरा से इरेज कर देता हूँ दोबारा से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं कहता एंड भी लगा दूंगा, जो समझदार हैं वो बस कर लेते होते हैं 10⁻⁶। तो देखो ये -2 × 10⁻⁶, उसके बाद ये आ गया 4 × 10⁻⁶ k, ये k यूनिट वेक्टर है। अब देखिए बच्चों, जब ये मल्टीप्लाई हो जाने हैं तो ये क्या बन जाना है? -8। अच्छा, ये जो चार्ज है ये माइनस है ना, तो ये माइनस भी, तो -8 × 10⁻⁻6 + 6 और साथ में k यूनिट वेक्टर, तो आपका आंसर आ गया -k यूनिट वेक्टर, -8k यूनिट वेक्टर। इसका मतलब है कि 8 न्यूटन की फोर्स लगेगी, और किस डायरेक्शन में? आंसर में माइनस आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव जी एक्सिस की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, और आपके इस एमसीक्यू का आंसर डेल्टा बन जाएगा। बच्चों, एमडी कैट के पेपर में मुश्किल एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिया पहले ही कि आपको करने की जरूरत कोई नहीं है। मुश्किल एमसीक्यूज ना आते इतने ज्यादा, ना आप लोगों ने ज्यादा हवा बनाना है एमसीक्यूज का कि भाई बड़े मुश्किल एमसीक्यूज आते हैं। आपके सामने ही आपने देखे भी हैं, मैंने पास पेपर्स के भी एमसीक्यूज रखे हैं आपके सामने, कोई इतने मुश्किल एमसीक्यूज नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा आपने इसमें परेशान नहीं होना। हम अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में यानी कल
जुमेरात है। कल वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपने फोर्स ऑन अपना मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ेंगे। मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में मूव करे। अच्छा, उससे पहले कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स में मूव करे, हम पहले तो बच्चों हर चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में अलहदा और मैग्नेटिक फील्ड में अलहदा देख लेते हैं। देखें, अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार हमारे पास दो प्लेट्स हैं, ये इधर बनाते हैं, ये देखें, ये एक पॉजिटिव प्लेट है बच्चों, ठीक है, और यहाँ पे भी एक और प्लेट बना लेते हैं जी, ये एक नेगेटिव प्लेट है। अच्छा, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है हमेशा पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ टेंड होती है। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं कहता हूँ यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई की है एक ऐसे चार्ज को, ये चर्सी चार्ज बेचारा बड़े चिलमोल डॉट कॉम में सुकून से, पॉजिटिव चार्ज है, बड़े चिलमोल डॉट कॉम में बैठा था, रेस्ट पे था शुरू में किस हालत में था? रेस्ट की हालत में था। जब मैंने इसको ये बड़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, तो इस चर्सी की दुनिया बदल जाएगी। कैसे दुनिया बदलेगी? हाँ जी, बच्चों ये इलेक्ट्रॉन क्या कहा, जैसे ही मैं इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, ये रेस्ट से दौड़ता दौड़ता किसकी तरफ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज है, दौड़ता दौड़ता नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है पहले ये रेस्ट पे था और रेस्ट से ये एकदम किस में आ गया है? मोशन में आ गया। तो जब भी कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में आती है तो रेस्ट में उसकी वेलोसिटी जीरो होती है और मोशन में जब वो आ गई है उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है। इट मींस देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, ड्यू टू दिस चेंज इन वेलोसिटी एन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। इस चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है फोर्स ओवर मास। तो फोर्स यहाँ पर जो लग रही है क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फोर्स है और इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला हम पढ़ के आए हुए हैं, क्यू ई होता है। तो ले जी, एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारी निगाहों के सामने एक फार्मूला बन गया और वो बन गया क्यू ई ओवर एम। क्या बन गया बच्चों? क्यू ई ओवर एम। अब यहीं से मैं आप लोगों से अगर एमसीक्यू पूछता हूं तो देखें, मैं आप लोगों को कहता हूं जी एक चार्ज्ड पार्टिकल है, ठीक है, इसी से अब क्वेश्चन क्या बन सकता है? मैं कहता हूं यार एक चार्ज है 1 कूलम का और उसका मैस भी कितना है? 1 किलोग्राम। हमने ना उसको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी है बच्चों, कितनी? 3I+4J। हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितनी दे दी है? हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है और उसकी वैल्यू है 3I+4J न्यूटन पर कूलम। तो बताएं उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उस चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा? अब जब ये भी फार्मूला आपके सामने लिख दिया, अब तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। कई दफ़ा पेपर में ना बच्चे इतनी ये आसान चीज़ होती है इसको भूले होते हैं, फार्मूला नहीं लगाना आता। देखें, एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू, क्यू भी 1 है, एम भी 1 है, एम भी कितना है? 1 है, तो ये दोनों तो हो गए 1 1। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है 3I+4J, तो ये दोनों 1 1 है, तो हम कहेंगे जी हमारे पास एक्सेलरेशन भी आ जाएगा 3I+4J और जो इसका यूनिट आएगा आपको पता है वो आएगा ms⁻² मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसकी हमें चाहिए सिर्फ मैग्नीट्यूड। अगर मैं आपको कहता एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड बताएं, वो आप लोगों ने वही 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 तो अंडर रूट 25। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो 5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड आ जाएगी, जबकि जो एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में आएगा वो 3I+4J ही आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको क्यू और मैस डिफरेंट गिवन होते हैं, आप यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज पुट करके बड़ी आसानी से एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, और जब मजे की बात बच्चों, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर को मूव करेगा, ठीक है, अब ये जब ये पॉजिटिव चार्ज है ना, सॉरी पॉजिटिव चार्ज जब ये इधर को मूव करेगा, तो जब ये पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करेगा प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ, जब ये पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा बच्चों कहां से कहां, फ्रॉम फ्रॉम ए टू बी,
तो क्या होगा? इस दौरान बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ रहा है और पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ दौड़ रहा है, इसका मतलब है ये तो खुशी-खुशी आ रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है, जबकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है? डिक्रीज़ कर रही है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज़ करती है और फील्ड के अगेंस्ट इंक्रीज़ होती है, तो ये तो फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़, ये बात हम 12th चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। लो जी, ये तो बात हो गई मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल मूव द चार्ज्ड पार्टिकल विद पर्टिकुलर एक्सेलरेशन व्हिच इज गिवन बाय दिस फार्मूला। अच्छा, अब अगर मैं कहता यार ये एक पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, बड़े चिलमहोल.com में बैठा हुआ था, मैंने अचानक से इसकी दुनिया बदल दी। मैंने क्या काम किया बच्चों? इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई। अब देखो, अब जब मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो यहाँ पे बच्चों ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, मैंने इसको ये मैग्नेट का कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है, और ये मैग्नेट का साउथ पोल। ये लो जी। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपको पता है नॉर्थ टू साउथ होती है। ये लो, मैंने इस चार्ज्ड पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। ठीक है, इस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। चार्ज्ड पार्टिकल शुरू में रेस्ट की हालत में था। तो बच्चों याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इसको कुछ नहीं कहेगी, इट रिमेन्स एट रेस्ट। ये चार्ज्ड पार्टिकल रेस्ट पर ही रहेगा। अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल, अगर ये पहले से ही रेस्ट पे है, तो बच्चों मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई भी कर दूंगा, वो रेस्ट पे रहेगा। उसकी वजह क्या है? की वजह ये है, मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। अब आप मुझे बताएं, जब ये वी ही जीरो है, तो बताओ जब वी ही जीरो है, बाकी तुम क्यू बी थीटा जो मर्जी कर दो भाई, तुम्हारी मैग्नेटिक फोर्स ही जीरो आनी। इसका मतलब जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है जी, ये मैग्नेटिक फील्ड जब आपने इसको अप्लाई की है, तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो रेस्ट पे ही रहता है। मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट एक्ट ऑन अ चार्ज विच इज एट रेस्ट बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अच्छा, इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जीरो है। जब मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसके अंदर एक्सेलरेशन भी कोई प्रोड्यूस नहीं होगा, इसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। और इसीलिए बोलते हैं कि वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। इसीलिए क्या बोलते हैं? वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। अब बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे तो समझ आ गई, फोर्स ही जीरो है तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जीरो। मगर कल तो हमने पढ़ा था कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर होता है, उसकी तो डायरेक्शन चेंज होती है। तो बच्चों देखें, वर्क का फार्मूला होगा मैग्नेटिक फोर्स इंटू डी कोस थीटा। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स और उसके डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल 90 डिग्री का हो जाता है। तो कोस 90 डिग्री तब भी जीरो होता है। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो। मैग्नेटिक फोर्स जो होती है ना बच्चों, याद रखिएगा, इट इज जस्ट अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। ये जस्ट एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है। ये चार्ज पार्टिकल की को जस्ट डिफ्लेक्ट करती है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करती है, सिर्फ उसकी डायरेक्शन को चेंज करती है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करती है, उसकी मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करती। ये बातें हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं। तो ले जी, ये तो हमने बात कर ली मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड अलहदा से, मैग्नेटिक फील्ड अलहदा से। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अगर बच्चों मैं आपको कहता हूं एक और केस है। अब ये लें, अगर मैं आप लोगों से ये कह देता हूं कि यार मैंने ना एक ऐसी कंडीशन बना ली है, जरा गौर से देखिएगा। मैंने एक ऐसी कंडीशन बना ली है कि मेरे पास ना ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, लेट्स सपोज ये मैग्नेट का साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस प्लेट से इस प्लेट पे ऐसे, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड शो कर, ठीक है, ऐसे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। चार कैरो लगा देते हैं ना, बहुत होंगे। लो जी, ये मैग्नेटिक फील्ड इस वक्त इस डायरेक्शन में आ रही है, दैट इज द नॉर्थ पोल, दैट इज द साउथ पोल। और ये हो गई बच्चों कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। ये मैं इसको इस कलर से रिप्रेजेंट किया, ये मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, फिर मैं क्या काम करता हूँ इसी मैग्नेटिक फील्ड में? अच्छा, अगर लेट्स सपोज इसी मैग्नेटिक फील्ड के साथ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दूँ। अब जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये पॉजिटिव प्लेट है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। मैग्नेट के ऊपर ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ये सोर्स अलहदा से है। ये दो प्लेट्स हैं, इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड अब जनरेट हुई हुई है।
अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं इन एरो से शो कर देता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप इस वक्त देखें, ये चार्ज पार्टिकल को मैंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स अप्लाई कर। अब ये वाली जो फील्ड है बच्चों, ये कौन सी फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऊपर वाली मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पर अब हम रखते हैं एक टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज। ये चार्ज रेस्ट पे बैठा हुआ था। जब बच्चों मैं इसको दोनों फील्ड्स अप्लाई कर दी, तो पहली बात तो ये कि अब इसके अंदर से हम 3 केस बनाएंगे। सबसे पहला केस ये बनाते हैं जब चार्ज रेस्ट पे, चार्ज इज एट रेस्ट। तो बच्चों जब चार्ज ये रेस्ट की हालत में है, उस वक्त अगर आप गौर से देखें, इस चार्ज जब ये रेस्ट की हालत में है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो इसके ऊपर एक्ट करनी ही करनी है, वो क्यू ई होनी है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर एक्ट करनी ही करनी है, जो इसकी वैल्यू ये जीरो नहीं है। अच्छा, जब इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो नहीं है, इसका मतलब है इसका एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं है, इसका मतलब है इसके अंदर एक्सेलरेशन भी कोई ना कोई आ गया है। अच्छा, और इसकी वेलोसिटी भी, इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी क्या कर जाएगी? वेलोसिटी विल इंक्रीज। तो यहां से पता चल गया कि ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जानी है, इसका एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होना। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा? इसकी काइनेट, जब ये चार्ज रेस्ट पे था तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड जब दोनों फील्ड्स अप्लाई की तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गई, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा ये। अब देखें, इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स तो लग रही है, मगर जब ये चार्ज रेस्ट पे है तो बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स तो लग रही है, बट मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो, मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। और बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ये लॉस कर दे। ये तो बातें हो गई, ये सारे एमसीक्यूज हैं, ये सारे के सारे एमसीक्यू। अच्छा, फिर अब हम बात करते हैं कि ये चार्ज अगर ये चार्ज मूव करे इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर अब हम इसको मूव करवा दें, देखें जब ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगी है तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कर रही है? ये इलेक्ट्रिक फोर्स सिर्फ लगी है, इस वक्त मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगी ना, जब चार्ज रेस्ट पे था। अच्छा, अब मैं दूसरा केस यहां से ये निकालता हूं कि चार्ज मूव टूवर्ड्स, चार्ज मूव करे टूवर्ड्स, हाँ जी, किस साइड पे? लेफ्ट साइड पे। अगर चार्ज लेफ्ट साइड पे मैं मूव करवा दूं, ये ले, अब लेफ्ट का मतलब है इधर को, मैं इसको खुद मूव करवाता हूं, ये ले। अब अगर मैं चार्ज को बच्चों मूव करवाना शुरू कर दूं लेफ्ट साइड पे, अब यानी कि ये मैं खुद मूव करवा रहा हूं इसको, ये यहां पे नहीं जाना चाह रहा ना, ये पॉजिटिव की तो थोड़ी जाएगा। तो बताएं जब मैं इस चार्ज को खुद मूव करवाऊंगा तो बच्चों क्या क्या चेंजिंग्स आएंगी? नंबर वन, क्या जब हम इसको खुद मूव करवाएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होगी? पहली बात तो ये देखें, चार्ज मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि वी हैव टू अप्लाई द फोर्स। क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब है कि हमें फोर्स खुद से देनी पड़ेगी, वर्क इसके ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो बच्चों उसकी वजह से क्या होगा? देखें, जब मैं इसको, वर्क इज बीइंग डन ऑन द चार्ज, एक बात तो डन होगी, हमें चार्ज के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, तो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, हमें इसको मूव करवाने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। मगर इस केस में भी आप देखिएगा मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगी। क्यों? क्योंकि ये चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल मूव कर रहा है और थीटा 180 डिग्री है। तो मैग्नेटिक फोर्स में क्यू वी बी साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री जीरो होने की वजह से मैग्नेटिक फोर्स जीरो ही रहेगी। अच्छा, हाँ, अब क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कोई ना कोई होगी, बेशक वो उसके ऑपोजिट जा रहा है, ठीक है, और चार्ज की भी वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फोर्स तो अभी भी इसके ऊपर जीरो नहीं है, उसकी तो कोई ना कोई वैल्यू होनी ही होनी है। उसके बाद हाँ, मगर एक बात जरूर है कि ये अब इसको जबरदस्ती लेके जाया जा रहा है, इट मींस इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी बेचारे की, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, और इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी भी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। इसका मतलब है जब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो इट हैज एक्सेलरेशन। यहां पर देखें, यहां पे इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन था, मगर अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहा है तो फोर्स इसके ऑपोजिट लग रही है, तो इसका, और वेलोसिटी भी डिक्रीज कर रही है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन। लें जी, ये बातें हो गई जब ये चार्ज को हम किस साइड पे मूव करवा देंगे? टूवर्ड्स लेफ्ट साइड मूव कर। अच्छा, अगर मैं इसी चार्ज को अब मूव करवा दूं बच्चों, मैं कहता हूं जी नहीं, मैंने इसी फील्ड में इसको मूव करवाना है टूवर्ड्स राइट साइड,
पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं मूव करवाता हूं, मूव्स टुवर्ड्स राइट साइड, तो राइट साइड वाला केस बच्चों क्या हो जाएगा? ये केस बिल्कुल ये वाला बन जाएगा। अगर चार्ज रेस्ट पे था तब इलेक्ट्रिक फोर्स इसको खुद ब खुद ही लेगी थी। अच्छा, जब चार्ज राइट साइड पे जा रहा है, जब हम इसको मूव करवा रहे हैं, तो पहली बात, हम बेशक इसको मूव करवा रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स अभी भी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, साइन 0 डिग्री 0 होने की वजह से मैग्नेटिक फोर्स अभी भी 0 है। मगर इस केस में अब इलेक्ट्रिक फोर्स तो 0 नहीं होगी। क्यों 0 नहीं होगी? क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रिक फोर्स तो है क्यू ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, फोर्स भी है, तो वो तो 0 नहीं होगी। जब हमने इसको टूवर्ड्स राइट साइड मूव करवाया, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला आएगा क्यू ई, तो ये तो 0 नहीं होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है इधर, अच्छा चार्ज भी है। उसके बाद देखें, जब ये राइट साइड पर मूव कर रहा है, इट मीन्स इसकी वेलोसिटी क्या कर जानी है? इंक्रीज कर, तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी ने इंक्रीज करना है तो पोटेंशियल एनर्जी ने डिक्रीज कर जाना है। तो ये वही सारी बातें हो गई हैं, ठीक है, जो कि अब आप तो याद रखें। इसका मतलब जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करे या एंटी पैरेलल, तो मैग्नेटिक फोर्स 0 है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती है। तो लो बच्चों, ये तो बात हो गई। ये दोनों इस वक्त आपने देखा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर, अब ये एक चौथा केस आया है बच्चों, बड़ा ही जबरदस्त किस्म का केस। अगर कोई ऐसा रीजन आ जाए जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाएं, यानी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल के ऊपर आ जाएं, तो उस केस में कैसा होता है? याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अप्लाई की जाती हैं, तो इस मेथड को हम नाम देते हैं बच्चों वेलोसिटी सिलेक्टर का। इसका नाम देते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड का नाम देते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। क्या नाम देते हैं बच्चों? वेलोसिटी सिलेक्टर बोला जाता है। ये वेलोसिटी सिलेक्टर में मैंने बताया, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर अप्लाइड इन सच अ वे दैट दे मे एक्सर्ट फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, इस लाइन का मतलब मैं आपको भी समझाता हूं। देखिए, ये एक सोर्स है जहां से हमने चार्जेस को जनरेट करवाया, इस स्लिट में से हमने चार्जेस को एक एक डायरेक्शन में हासिल किया। अब ये चार्ज बच्चों इस वक्त इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है इस फील्ड में। ये पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है, और ये ग्रीन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसकी डायरेक्शन फ्रॉम टॉप टू बॉटम है। और ये मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर दी, जो कि मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज, क्रॉस है इनटू द पेज। अच्छा, अब ये मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। मुझे बताएं, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, यानी इधर से अंदर को है, इधर से, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होगी? परपेंडिकुलर ही होगी ना पेज की। यहाँ पे तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। अच्छा, तो इनटू द पेज से मुराद ये है कि अब मैग्नेटिक फील्ड इस तरह इनटू पेज है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब जब ये चार्ज्ड पार्टिकल इस फील्ड में एंटर हुआ, तो बच्चों देखिए, अगर तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स किधर को एक्ट करनी है? आप देखें, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करनी है नीचे को, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे को एक्ट करनी है। मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर को एक्ट करेगी। आप राइट हैंड रूल से निकाल लें, इस रूल से निकालेंगे, राइट हैंड रूल को, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी वाले तरीके से कल आपको बताया था बड़ी डिटेल में, ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। चलो राइट हैंड रूल लगाओ, बताओ जरा, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर और वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज। अपने राइट हैंड की उंगलियों को वेलोसिटी की डायरेक्शन में स्ट्रेच करें और उन्हीं उंगलियों को रोटेट कर लें अंदर की तरफ, यानी पीछे नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो आपका अंगूठा ऊपर को आएगा, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर को एक्ट करेगी। अब मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता है क्यू वी बी, इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होता है क्यू ई। अगर तो बच्चों ये चार्ज्ड पार्टिकल के ऊपर एक्ट करने वाली, अगर इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट करने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगी। अगर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल होगी, तो यहाँ का माहौल क्या बन जाएगा, जरा देखिएगा। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल होगी, तो हम ये कहेंगे क्यू वी बी इज इक्वल टू क्यू ई आ जाएगा। तो क्यू क्यू से कट जाएगा, तो यहाँ से फाइनली वी इज इक्वल टू ई ओवर बी आ जाएगा।
इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज को डिवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल सकते हैं और जिस वेलोसिटी से ये इधर को आ रहा, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा हो जाए, अगर बच्चों कैसा हो कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा हो जाती, अगर ऐसा होता यानी मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा हो जाए, ये भी तो केस हो सकता है। ये तो हमने मतलब 3 केस हम बना रहे हैं कि अगर ऐसा हो कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल हो, तो इक्वल है तो बच्चों चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड है, तो फिर ये डेविएट नहीं होगा, ये स्ट्रेट आ जाएगा और स्ट्रेट आ जाएगा और इसकी वेलोसिटी निकालने का फार्मूला ये। अच्छा, अगर चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा होगी तो माहौल ये बनेगा, फिर वी बी क्योंकि क्यू तो कट जाना है, बड़ा होगा ई से, और हम यहां से फिर ये भी कहते हैं कि वी इज ग्रेटर देन ई ओवर बी आएगा। तो बच्चों चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ई ओवर बी की रेशियो से बड़ी आएगी, ठीक है। और अगर बच्चों ऐसा हो कि चार्ज, और इसका मतलब है चार्ज पार्टिकल अब डेविएट हो जाएगा, अगर मैग्नेटिक फोर्स बड़ी होगी इलेक्ट्रिक फोर्स से तो चार्ज पार्टिकल डेविएट हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स उसको ऊपर को लेके आ रही है। अच्छा, अगर बच्चों इस तरह से होता कि मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा हो जाती मैग्नेटिक फोर्स, तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ी होगी मैग्नेटिक फोर्स से तो क्या होगा, तो बच्चों इस केस में क्यू ई बड़ा आएगा क्यू वी बी से, क्यू क्यू से कट जाएगा, तो हमें यहां से पता चला कि ई ओवर बी ग्रेटर देन 1, या हम ये कहेंगे V इज लेस देन ई ओवर बी, यही बात बनेगी ना, V इज लेस देन ई ओवर बी। इसका मतलब है कि अगर V लेस देन ई ओवर बी होगा और मगर इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ी होगी, अब चार्ज पार्टिकल अपवर्ड की बजाय डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अब यहां से बच्चों आपसे वो मल्टीपल क्वेश्चंस पूछ सकता है, मल्टीपल क्वेश्चंस। एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में आया है, यानी वेलोसिटी सिलेक्टर में आया है, सादा जुबान में वो वेलोसिटी सिलेक्टर बोल देगा। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से बड़ी हो तो ई ओवर बी रेशियो जो होगी उसकी वेलोसिटी से क्या होगी, तो अगर तो मैग्नेटिक फोर्स बड़ी होगी इलेक्ट्रिक फोर्स से तो ई ओवर बी रेशियो वी से कम होगी, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से बड़ी होगी तो ई ओवर बी बड़ा होगा वी से, ये याद रखिएगा। और अगर इक्वल होगी तो फिर वो ई ओवर बी वी के बराबर होगी। और फिर यहाँ से ये भी पूछा जाता है, कई दफा पेपर में एमसीक्यू देखा गया है कि यूनिट ऑफ ई ओवर बी जो होगा, तो ई ओवर बी का जो यूनिट होता है, क्योंकि इसका आंसर वेलोसिटी आता है तो इसका जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड। क्या यूनिट होता है इसका, मीटर पर सेकेंड। तो ये याद रखिएगा, इसको नहीं आपने भूल। ओके, लो जी बच्चों, ये और ये डायरेक्शन भी पूछ सकता है कि अगर ये फोर्स बड़ी हो वो कम हो तो बताओ उस पार्टिकल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। अच्छा, अगर एक अनचार्ज्ड पार्टिकल यानी न्यूट्रॉन, अल्फा न्यूट्रॉन, एक्स रे, गामा रे, अल्ट्रा वायलेट रे, ठीक है, विजिबल, ये सारे फोटोन्स अगर मैं इस रीजन में एंटर करवाऊं तो बच्चों याद रखिएगा, जब उनका चार्ज ही जीरो है तो उनके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स का कोई असर नहीं होता। न्यूट्रल पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स का कोई असर नहीं होता। लो जी, ये बातें हो गई। इसके बाद अब थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं। इस याद रखिएगा, अगर किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों लग रही हो तो याद रखिएगा सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर अगर दो फोर्सेस लग रही हो तो याद रखें सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड, हम इन दोनों के सम को बच्चों क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड लोरेंट्ज फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, लोरेंट्ज फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, लोरेंट्ज फोर्स। और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लॉरेंट्ज फोर्स का फिर जो फार्मूला होगा वो बराबर होगा इलेक्ट्रिक फोर्स जमा मैग्नेटिक फोर्स। अब अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फोर्स की, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होगा क्यू ई प्लस मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला हमें पता है क्यू वी क्रॉस बी होता है। तो बच्चों अगर मैं क्यू को कॉमन ले लूँ तो जो ये लॉरेंट्ज फोर्स का फार्मूला आएगा, क्यू बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं, ई प्लस साथ में लिख देते हैं वी क्रॉस बी। ये नहीं, ये हमारे पास बच्चों लॉरेंट्ज फोर्स का फार्मूला आ गया है। इसका फार्मूला आ गया है लॉरेंट्ज फोर्स का, ये फार्मूला। अब इससे रिलेटेड पेपर में एमसीक्यूज आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मैं कहता हूं यार एक चार्ज पार्टिकल, बड़ा सिंपल सा सवाल पूछता हूं, एक चार्ज पार्टिकल है 1 कूलम का,
और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में आया है उसकी वैल्यू भी 1 न्यूटन पर कूलम है। ठीक है, यानी अकेला आई न्यूटन पर कूलम कह लो। अच्छा, वेलोसिटी जो है वो उसकी मैं आपको कहता हूं जी, लेट्स सपोज किसके अलोंग है, वो वेलोसिटी भी उसकी बच्चों है एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है, ये ले, मीटर पर सेकंड। और मैग्नेटिक फील्ड जो हमने उसको अप्लाई कर दी है, मैग्नेटिक फील्ड जो हमने उसको अप्लाई कर दी है बच्चों, वो हमने उसको अप्लाई कर दी है जी एक्सिस से। कहां से अप्लाई कर दी है? जी एक्सिस से अप्लाई कर दी है, और उसकी वैल्यू भी बच्चों 1 ही है, और यूनिट इसका टेस्ला। बताएं इसके ऊपर जो लॉरेंस फोर्स एक्ट करेगी, ये टोटल फोर्स जो एक्ट करेगी, उस फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी होगी? अब मैंने आपसे पेपर में सिर्फ इस फोर्स की मैग्नीट्यूड पूछ ली है। भाई मैग्नीट्यूड तो तब निकलेगी जब तुम टोटल फोर्स निकाल लोगे। टोटल फोर्स का फार्मूला है क्यू ब्रैकेट ई प्लस वी क्रॉस बी। ओके, अब हम इसको सोल्व कैसे करें? देखें, हमें ई क्यू उसने दे दिया है 1, क्यू कितना दे दिया है 1, ये तो कहानी खत्म होगी। ई कितनी दे दी है 1 आई, यानी मैंने आई लिख दिया प्लस, हाँ जी, अब वी क्रॉस बी लेना है। वी कितना है आई, क्रॉस बी कितना है के, ये ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अब ये आई वैसे ही रहने दें, ये 1 इंटू समथिंग, ये तो वैसे ही आएगा, ब्रैकेट खत्म, जमा जी आई क्रॉस के किसके बराबर होता है? अब ये बात मैंने आपको कल बताई थी, अगर आपको याद हो कि यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर है, अगर वो इधर डायरेक्शन में आई है, इस डायरेक्शन में जे है, इस डायरेक्शन में के है, तो अगर मैंने आई क्रॉस के निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई क्रॉस के लिए मुझे आई से के की तरफ जाना पड़ेगा थ्रू स्मॉलर एंगल, और ये डायरेक्शन जो है ये क्लॉक वाइज है आई क्रॉस के। तो क्लॉक वाइज का जो रिजल्ट होता है वो मैंने आपको बताया था, क्लॉक वाइज का जो रिजल्ट होता है वो माइनस होता है, तो आपका आंसर आना है नेगेटिव जे। ओवरऑल जो फोर्स आपके पास आ गई वो बराबर आ गई आई माइनस जे वेक्टर और साथ में न्यूटन, ये आपके पास फोर्स आ गई। हमको तो चाहिए मैग्नीट्यूड, तो जब हमने मैग्नीट्यूड ले लेनी है तो 1 का स्केयर जमा 1 का स्केयर ही बनेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा √2 न्यूटन। कितना आ जाएगा? √2 न्यूटन, यानी 1.1414 न्यूटन, ये आपके पास बच्चों इस फोर्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि इस पार्टिकल के ऊपर लगनी है, ये चार्ज के ऊपर ये फोर्स लगेगी। अब अगर वैल्यूज डिफरेंट हो तो बच्चों कोई बात नहीं, फिर आप उसको डिफरेंट तरीकों से सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, और मजे की बात, अगर अगर आपके पास यही क्वेश्चन कुछ यूं हो, अगर आपके पास यही क्वेश्चन कुछ आपकी बुक वाला, वैसे मैं देता हूं, लेट्स सपोज मैं आपको ये क्वेश्चन ये देता हूं, बुक में तो नहीं है ये क्वेश्चन, ये है मैं आपको कहता हूं जी एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, वो 1 कूलम का ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने उसको दी है वो है 3I प्लस 4K न्यूटन पर कूलम। अच्छा, वेलोसिटी जो है उसकी, वो बच्चों वेलोसिटी है उसकी, मैं कहता हूं -I-3J मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखते हैं जरा। और बच्चों जो हमने मैग्नेटिक फील्ड उसको अप्लाई की हुई है, वो मैग्नेटिक फील्ड है 2I-3J प्लस 4K। अब देखिए ये आपकी बुक का ही सवाल है, आपकी बुक से बाहर नहीं है। टेस्ला, मैं आपसे कहता हूं बताएं जो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स, में वैल्यू नहीं पूछ रहा, फोर्स कितनी एक्ट करेगी। अब नीचे ना उसने आपको आंसर जो दिया होगा वो वेक्टर फॉर्म में दिया होगा, अब नीचे उसने आपको वेक्टर फॉर्म में ही आंसर दिया होगा। ये आपके पास सारा बच्चों मामला है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, वेलोसिटी भी है, मैग्नेटिक फील्ड। देखें, अब आपने निकालनी है लॉरेंस फोर्स, तो फार्मूला होगा F इज इक्वल टू क्यू, फिर हम क्या करेंगे ई जमा ई में ऐड कर देंगे वी क्रॉस बी को। अच्छा यार, अब आप ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या काम करेंगे? फर्स्टली मैं वी क्रॉस बी निकालता हूं। अब वी क्रॉस बी कैसे निकलता है वो आपको याद होगा, वो डिटर्मिनेंट वाला पढ़ा होगा, इधर आई आता है, थोड़े से फासले पर जे, फिर के। अच्छा, अब वी पहले बी बाद में है, वी वाले के आई के साथ क्या है? वी वाले के आई के साथ है -1, जे के साथ क्या है -3, के के साथ कुछ भी नहीं है 0। फिर पी वाले के आई के साथ क्या है? जो पहले है उसकी वैल्यूज पहले, जो बाद में उसकी वैल्यूज बाद में 2, जे वाले के साथ -3, के वाले के साथ 4। अब इसको सोल्व करने का तरीका आपने पढ़ा था, आई लगाते हैं और यहाँ पे 2/2 वो डिटर्मिनेंट वाला लगाते हैं, तो आई वाले कॉलम को और रो को छोड़ देंगे, तो यहाँ पे बचेगा -3 0 4। फिर जे के साथ माइनस लगाते हैं, फिर उसके बाद जे वाले कॉलम को रो को छोड़ देंगे, -1 2 0 4।
फिर लगाएंगे प्लस के। अब के वाले कॉलम को इसको छोड़ देंगे और ये रो तो वैसे ही छोड़ी है हर एक में, तो हमारे पास बचेगा -1 2 -3 -3। फिर उसके बाद आपको याद होगा इसको कैसे सोल्व करना होता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, -12 दरमियान में माइनस आएगा, -3 इंटू 0 वो 0 ही रहा, माइनस जे, हाँ जी, -1 इंटू 4 -4 दरमियान में माइनस आया, 2 इंटू 0 0 प्लस के, -1 इंटू -3 +3 माइनस -3 इंटू 2 -6 इससे मिलके +6। अब ये तो बातें आपने पढ़ी हुई है, तो -12i प्लस 4j प्लस 9k, ये आपके पास आया है बच्चों v क्रॉस b का आंसर। ये आपके पास किसका आंसर आ गया? v क्रॉस b का। यूनिट अभी मैंने लिख रहा, वो आपको पता है टेस्ला मीटर पर सेकंड बन जाएंगे वैसे तो, ठीक है। ये इसके यूनिट आ गए हैं आपके पास, बन गया था -12i प्लस 4j प्लस 9k, और यूनिट हो जाएगा वही टेस्ला मीटर पर सेकंड। ये आपके पास बच्चों v क्रॉस b का आंसर आ गया। इसका आंसर आ गया है v क्रॉस b का। अब हमने इसको ऐड कर देना। अब देखो कहानी खत्म होगी बस। F इज इक्वल टू Q कितना है वो मैंने आपको बता दिया, 1 है, उसकी आप टेंशन ना ले। E कितना है? E आपके पास है अब 3i प्लस 4k, तो ये वाली ब्रैकेट प्लस अब v क्रॉस b आया है -12i प्लस 4j प्लस 9k। अब आप देखें ये एमसीक्यू मुश्किल तो नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, मुश्किल तो नहीं है ना। तो अब देखें ये बन गया, कितना बन गया? 3i प्लस 4k माइनस 12i प्लस 4j प्लस 4j प्लस 9k। अब देखिए आई वाले को आई वाले में ऐड कर दें तो आपका आंसर कितना आ गया? -9i। 4k प्लस 4j अकेला है, ये प्लस 4j, 9k प्लस 4k, ये आपका आंसर आ गया 13k। लो बच्चों, ये आपके पास जो आंसर आया है दैट इज द वैल्यू ऑफ द, दैट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स। तो ये लॉरेंट्ज फोर्स बच्चों आपके सामने आ गई है। और अगर मैं आपको कहता जी इसकी मैग्नीट्यूड बताएं तो वही 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, मगर इतनी टफ कैलकुलेशन वाला सवाल वो आपको ऐसे देता नहीं है, अगर तो देगा वो आसान वैल्यूज वाला देगा। तो इस तरीके से बच्चों हम लॉरेंट्ज फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये लॉरेंट्ज फोर्स से रिलेटेड बच्चों कुछ एमसीक्यूज थे जो कि आपको पता चल गए। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है, मैं आपसे सिंपली ये कहता हूं, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। मैं आपको कहता हूं जी एक वेलोसिटी सिलेक्टर में हमने मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है 0.30 टेस्ला, ठीक है जी। और उस वेलोसिटी सिलेक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दे दी है वो दे दी है जी हमने कितनी? 10,000 वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम, ये याद रखिएगा, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसमें आपने धोखा नहीं खाना। अच्छा, ये न्यूटन पर कूलम के बराबर ही है बेसिकली। तो कहते हैं बताएं अगर चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड गुजरे तो उसकी स्पीड कितनी होगी? तो भाई अगर तो वो अनडेविएटेड है तो फिर तो माहौल ही खत्म हो गया। अनडेविएटेड है इसका मतलब है कि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल एक्ट करेगी। इसका मतलब है कि उसकी जो वेलोसिटी होगी वो ई ओवर बी के बराबर होगी। अब ई है हमारे पास 0.3, ये पॉइंट के बाद वाला जीरो इसको ना भी लिखे तो खैर होती है, डिवाइडेड बाय 10,000। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, ऊपर बनेगा 3 ज़रब 10 की पावर -1 और नीचे बन गया 10 की पावर 4। ये जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 3 ज़रब 10 की पावर -1 -4, तो 3 ज़रब 10 की पावर -5। ये आपके पास बच्चों इसकी वैल्यू आ गई। सॉरी सॉरी सॉरी, ई ओवर बी पूछा था यार, देखो ना तुम उल्टे काम करते हो। ई ओवर बी पूछा है, कोई बोलता भी नहीं है। देखो हिसाब लगाओ, ऐसे सारे रात हुई पड़ी है और देखो ये सारों को नींद आई है लगता है। तो भाई ई ओवर बी पूछा है ना, तो ई ऊपर 10,000 आएगा ना, डिवाइडेड बाय 0.3। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अब, तो ये देखें ये ऊपर बन गया 10 की पावर 4 और नीचे बन गया 3 ज़रब 10 की पावर -1। ठीक है, तो बेसिकली जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3। तो जब 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 है, अब आप इसको खुद ही कैलकुलेट कर लें। तो मेरा ख्याल है कि इसको जब जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर जो आता है बच्चों वो 33,000 मीटर पर सेकंड आएगा। 33,000 मीटर पर सेकंड आएगा। कैलकुलेशंस तो आपको आनी चाहिए थोड़ी बहुत, मैंने आपको शुरू में भी बताई थी कि इतनी कैलकुलेशंस आपको जो है ना वो
जुबानी आनी चाहिए। कैसे करेंगे वैसे इसको? देखो ये 10 की पावर 5 है, इसको आप लिख लेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको काटना शुरू कर दो। 3 ते या 9, एक इधर आ गया कैरी, फिर वो 3 ते या 9, फिर एक इधर आ गया कैरी, तो अपना ये कितना बन जाएगा इस तरीके से, यानी 33 के आगे बाकी ये 3 जीरो बच भी रहे हैं, तो यानी कि बंदा आइडिया लगा लेता है एमसीक्यूज के अंदर। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप आइडिया लगा के भी एमसीक्यू के आंसर लगा सकते हैं।